डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्टोरी नेम हिडन एम्परर। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 1। रोहन। अनुवादक शिवम हरसोलिया। रोहन को लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा है। जमीन पर गिरने से पहले उसका शरीर तेजी से नीचे गिर रहा था। उसे बुरी तरह चक्कर आ रहा था और कार के ब्रेक की तेज आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। इस समय उसने पाया कि वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसकी बची हुई अवचेतना केवल उस अराजक शोर को ही महसूस कर पा रही थी जो उसे घेरे हुए था। जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ। एक्सीडेंट हो गया है। तारांकन 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 तारांकन। अनंत अंधकार में रोहन को लगा जैसे उसने रोशनी की एक किरण देखी हो। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे कोई बुरा सपना आ गया हो। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और वह सांस लेने के लिए तड़प रहा था। वह अंदर से अभी भी डरा हुआ था। ये कहाँ है? अस्पताल। रोहन ने जल्दी से खुद को संभाला क्योंकि उसे याद आया कि तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी ने उसे हवा में उछाल दिया था। उसने खुद को एक बड़े, मुलायम बिस्तर पर ढीले ढाले पजामा पहने हुए पाया। उसके शरीर पर कोई चोट भी नहीं थी। कितना अजीब है, मुझे एक कार ने हवा में उछाल दिया, फिर भी मुझे जरा भी चोट कैसे नहीं लगी? और अगर मुझे चोट नहीं भी लगी होती, तो भी मुझे अस्पताल में होना चाहिए था। क्या यही अस्पताल है? रोहन ने अब तक सिर्फ अपना सिर उठाकर कमरे का जायजा लिया था। कमरा बहुत बड़ा था, बिस्तर भी सजावटी चीजों से ढका हुआ था। खिड़की के बाहर विशाल नीला आकाश उस पतले कपड़े के आर पार दिखाई दे रहा था। हालांकि धीरे धीरे रोहन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ न तो लाइट थी, न ही एयर कंडीशनर। बिजली का कोई भी सामान नहीं था। वहां सिर्फ एक लिखने की मेज, एक ऊंचा स्टूल और एक गोल स्टूल था। लिखने की मेज पर धागे से बंधी कुछ किताबें रखी थीं और एक मोमबत्ती दान भी था जिसमें 3 अधूरी मोमबत्तियां जल रही थीं। लिन्फी हैरान होकर कमरे में लगे बड़े से शीशे के पास गया। शीशे में एक अनजान सा युवा चेहरा दिखाई दिया। लंबी नाक, कागज के पन्ने जैसा पीला लंबा चेहरा, लंबे काले बाल और 2 अनोखी नीली आंखें। दर्पण में प्रतिबिंब अब वह चेहरा नहीं था जिससे रोहन परिचित था। अरे ऊपर वाले, मुझे कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया? किसके शरीर में टेलीपोर्ट कर दिया? मैं तो उसको जानता भी नहीं। मैं कौन हूँ? रोहन ने बिस्तर पर गिरते हुए बुदबुदाया। तुरंत ही एक असहनीय दर्द ने उसके सिर को जला दिया और साथ ही अनजानी यादें भी उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। रोहन, मैं रोहन यादव हूँ। रोहन ने जल्दी से यादों के इन अनपेक्षित टुकड़ों को क्रम में रखा। जिस दुनिया से वह गुजरा था, वह एक पिछड़ी हुई दुनिया थी, कुछ कुछ पश्चिमी मध्य युग जैसी, जहाँ कई राज्यों का शासन था। वह इस समय ब्लैकवाटर नाम के एक मध्यम आकार के शहर में था, जहाँ प्रकाश के साम्राज्य का शासन था। रोहन के पिता हरपाल यादव एक लॉर्ड थे। हालांकि बैरन के रूप में उनका पद कुलीन वर्ग में सबसे निचला था, फिर भी उन्होंने युद्धों में खून खराबा करके यह उपाधि प्राप्त की। युवावस्था में ही वे सेना में भर्ती हो गए और 20 वर्षों तक अपनी सेवा दी। उन्होंने उस युद्ध में भी शानदार उपलब्धियां हासिल की जब प्रकाश साम्राज्य ने पूर्व में ब्लैक मून के विधर्मी साम्राज्य को दबाने के लिए सेना भेजी थी। सक्रिय सैन्य सेवा से मुक्त होने के बाद हरपाल यादव को राजा ने बैरन की उपाधि के साथ साथ एक उपयुक्त आकार की जमीन का टुकड़ा भी प्रदान किया। हालांकि ओल्ड यादव शहर में रहना पसंद करते थे, इसलिए वे केवल कर वसूलने के समय ही जागीर में आते थे। रोहन को ओल्ड हरपाल यादव की अच्छी यादें तो ताज़ा हो गईं, लेकिन अपनी मां के बारे में उसकी यादें साफ नहीं थीं। उसे बस इतना याद था कि उसकी मां एक पूर्वी महिला थी, जिन्होंने प्रकाश के साम्राज्य से शरण ली थी और उसे अपने काले बाल उन्हीं से विरासत में मिले हैं। हालांकि रोहन को जन्म देने के कुछ समय बाद ही उसकी मां का निधन हो गया था, इसलिए खुद रोहन भी उसकी शक्ल याद नहीं कर पाया। चलो चलो चलो। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। जैसे ही रोहन अभी भी अपनी यादों में डूबा हुआ था, दरवाजे के दूसरी तरफ से दस्तक की आवाज सुनकर वह अपने बिस्तर की ओर भागा और उसने पुकारा, अंदर आ जाओ। बेडरूम का दरवाजा धीरे से खोला गया। स्लेटी रंग की वर्दी पहने एक नौकरानी नए कपड़े लेकर अंदर आई। युवा मालिक रोहन, आज के लिए ये आपके कपड़े हैं, उसने धीरे से कहा। इस नौकरानी को देखते ही रोहन के मन में यादें ताज़ा हो गईं। ये लूसिया नाम की उसकी निजी नौकरानी थी। ठीक है, इन्हें यहीं छोड़ दो और जाओ, रोहन ने उत्तर दिया। लूसिया, जिसने हर समय अपना सिर नीचे झुका रखा था, आखिरकार अपने युवा मालिक की ओर देखा। उसकी त्वचा गोरी थी, हल्की झाइयों के साथ, लेकिन इससे उसके सुंदर रूप पर कोई असर नहीं पड़ा। युवा मास्टर रोहन, युवा महिला मैसी नाश्ते के लिए नीचे इंतजार कर रही है। रोहन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं 1 मिनट में नीचे आता हूँ। लूसिया ने थोड़ा झुककर अपनी पोशाक उठाई और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर चली गई।
आखिरकार रोहन अपनी जगह से उठा और लूसिया द्वारा मेज पर छोड़े गए कपड़े पहन लिए। आरामदायक सफेद कमीज शायद सूती कपड़े की बनी होगी। जाहिर है कि यह पूरी तरह से हाथ से बनी थी क्योंकि इसमें मशीन से सिले जाने का कोई निशान नहीं था। काला कोट पहनने के बाद रोहन ने आईने में उसे देख रहे व्यक्ति को गौर से देखा। उसकी आंखों के भाव और उसके पिछले जीवन से थोड़ी सी समानता के अलावा बाकी सब कुछ उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। रोहन अपने बेडरूम से नीचे हॉल में गया और देखा कि उसकी बहन मैसी कुर्सी पर बैठी है, हालांकि उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। जाहिर है वह काफी देर से इंतजार कर रही थी। जल्दी करो मलिन, हम फिर से चर्च पहुंचने में देर नहीं करना चाहते, मैसी ने आग्रह किया। ओह, हम कहाँ जा रहे हैं? रोहन ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। उसकी भौहें उलझन में उठ गईं क्योंकि उसे सचमुच पता नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। हालांकि उसने रोहन यादव की बहुत सी यादें वापस पा ली थीं, फिर भी उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी खोजकर निकाला जाना बाकी था। मैसी ने आंखें चौड़ी कर लीं, लेकिन खुद को छत से टकराने से बचा लिया। उसने आवाज धीमी करते हुए समझाया, रोहन बस करो। हालांकि पिताजी टैक्स वसूलने गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि तुम्हें चर्च में तलवारबाज पेरों से रोजाना प्रशिक्षण लेना जरूरी है। रोहन चुपचाप सुनता रहा। मैसी के उस एक वाक्य ने बहुत कुछ बता दिया था। ओल्ड यादव अपनी जमीन जायदाद के लिए निकल गया था और कुछ समय तक वापस नहीं आएगा। इसका मतलब था कि कम से कम अभी के लिए वह बूढ़े यादव के हाथों बेनकाब होने से बच जाएगा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपनी याददाश्त वापस पा ले। अच्छे से पता नहीं हूँ ओल्ड हरपाल यादव मेरे बारे में क्या सोचें, रोहन ने बिना ज्यादा उत्साह के जवाब दिया। फिर उसने कटलरी उठाए और नाश्ता शुरू कर दिया। उसमें ब्रेड, दूध और कुछ गाढ़ा गेहूं का दलिया था जो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। इससे रोहन की भूख बढ़ गई थी और उसने जल्द ही 3 छोटे कटोरे गटक लिए। रोहन ने जल्दी से खाना खत्म किया और अपने मुंह के कोनों को थपथपाकर साफ किया। फिर वह मैसी की जांच करने लगा। मैसी का जन्म ओल्ड यादव की 8वीं महिला से हुआ था, जिसका नाम रोहन को ठीक से याद नहीं था। मैसी, जिसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके भाई की नजर उस पर पड़ रही है, ने आग्रह किया। चलो चलें, समय कम पड़ रहा है। तलवारबाज पेरो काफी सख्त आदमी है। इसलिए रोहन और मैसी जल्दी से उस गाड़ी में सवार हो गए जो लंबे समय से उनका इंतजार कर रही थी और अंततः चर्च के लिए रवाना हो गए। अध्याय 2, एक पिछड़ी दुनिया। अनुवादक, ये स्टोरी सुपर टॉप नॉवेल चैनल पर ही मिलेगी। पहियों की घुरघुराहट के साथ गाड़ी ब्लैकवाटर सिटी की जमीन पर लड़खड़ाती हुई चल रही थी, जो बेतरतीब नीले पत्थरों से बनी थी। जमीन बहुत ऊबड़-खाबड़ थी और गाड़ी में सफर करना थोड़ा असहज लग रहा था। रोहन मैसी के बगल में बैठा था और उससे आ रही हल्की-हल्की खुशबू ने रोहन को सुकून दिया। हालांकि गाड़ी का सफर वाकई बहुत उबड़-खाबड़ था। थोड़ी देर खुद को ढालने की कोशिश करने के बाद रोहन ने हार मान ली और गाड़ी पर पीछे की ओर झुक गया, उसके पैर थोड़े मुड़े हुए थे। इस मुद्रा ने उसे ज्यादा सहज महसूस कराया। हालांकि मैसी बहुत असंतुष्ट थी। उसने अपनी आंखों के सामने रोहन की टांगों को देखा और थोड़ा सा मुंह बनाया। रोहन, क्या तुम अपनी टांगें ठीक से नहीं रख सकते? तुम एक रईस हो और तुम्हें एक रईस की तरह ही पेश आना चाहिए। मैं बस थोड़ी देर लेट जाऊंगा। कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रोहन ने उदासीनता से उत्तर दिया, फिर भी वह उसी स्थिति में रहा जिसमें वह सबसे अधिक सहज महसूस कर रहा था। YouTube द्वारा विज्ञापन। अप्रत्याशित रूप से मैसी ने रोहन से बहस नहीं की। उसने धीरे से अपने होंठ काटे और उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। उसने सावधानी से पूछा, क्या यह एवरिल की वजह से है? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैसी बोलती रही, दरअसल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, रिया की तुमसे आधिकारिक तौर पर सगाई हो चुकी है, जिसका सबूत परमान परिवार और यादव परिवार के बीच दशकों पुरानी दोस्ती है। आखिरकार उसकी शादी तुमसे ही होगी। खैर, तुम्हें भी अब ये सब बकवास बंद करनी होगी और एवरिल को अपना और भी अच्छा बनाने की कोशिश करनी होगी। हालांकि रोहन ने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन वह सचमुच सो नहीं रहा था। उसे मैसी द्वारा कहे गए हर शब्द दिल से याद थे। रिया मेरी मंगेतर है, लेकिन मैसी से जो मैंने जाना उससे लगता है कि एवरिल मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? रोहन को अपनी याददाश्त का बस एक छोटा सा हिस्सा ही वापस मिला और बाकी हमेशा के लिए खो गया। खुद को दूसरों के सामने उजागर न करने के लिए उसे सबकी बातें ध्यान से सुननी पड़ती थीं और जानकारी का गहराई से विश्लेषण करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, मैसी ने जिस रोहन का जिक्र किया था, वह भी एक और महत्वपूर्ण जानकारी होगी। रोहन ने उस जानकारी को अपने दिमाग में रखा। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद रोहन काफी चिड़चिड़ा हो रहा था। उसने पर्दे खींच दिए और ठंडी हवा चलने पर कांपने लगा। सर्दी आ रही है, रोहन ने कहा। सितंबर आ चुका था, पतझड़ का आखिरी महीना, लेकिन लग रहा था कि ठंड उम्मीद से पहले ही आ गई है। आप सही कह रहे हैं, सर्दी आ रही है, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस साल मौसम जल्दी ठंडा क्यों हो गया है। रोहन ने अपने कपड़े कसकर लपेट लिए और गाड़ी के कोने में सिमट गया। बाहर अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी।
सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे, सिवाय कुछ आवारा लोगों के जो जमीन पर घुटने टेक कर अच्छे कपड़े पहने लोगों से भीख मांग रहे थे। इन आवारा लोगों ने शायद कहीं से इकट्ठा किए हुए खुरदुरे लिनेन के कपड़े पहने हुए थे और वे भांग की रस्सियों जैसे पतले लग रहे थे। उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। उनमें कई छोटे बच्चे भी थे। बाकी लोग तिरस्कार भरी नजरों से गुजर रहे थे, कुछ ने तो अपनी नाक और मुंह भी ढक लिए और तेजी से आगे बढ़ गए। रोहन की नजरें बिना किसी खास दिलचस्पी के इन आवारा लोगों पर से हट गईं और उसका ध्यान सड़क पर खड़े शूरवीरों के समूह पर गया। इन सभी शूरवीरों के ऊपरी शरीर पर चांदी के हल्के कवच लिपटे हुए थे, हाथ में लकड़ी की ढाल थी और पीठ पर आधी इंसान जितनी ऊंची तलवार थी। वे प्रभावशाली ढंग से शासन करते थे। सड़क पर मौजूद भीड़ इन शूरवीरों से बहुत डरी हुई लग रही थी, और कुछ बच्चों ने जब इन शूरवीरों को देखा तो उनके चेहरे पर ईर्ष्या के भाव उभर आए। रोहन ने भौहें चढ़ाईं। उसे नहीं पता था कि ये शूरवीर कौन थे, फिर भी उसने मेसी से इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। मेसी ने भी गाड़ी के अंदर से इन शूरवीरों को देखा। हालांकि वह कम से कम प्रभावित दिखी और ठंडे स्वर में बोली, ये फिर से वही हैं, नगर रक्षा दल के शूरवीर। देखने में तो अच्छे लगते हैं, पर किसी काम के नहीं। उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए शायद किसी और कस्बे में डाकुओं का सामना हुआ है। हाल ही में और भी ज्यादा उपद्रव मचा है। ब्लैकवाटर शहर के आसपास के छोटे छोटे कस्बों में भी कई डाकू दिखाई देते हैं। रोहन चुप रहा क्योंकि उसने ये जानकारी अपने मन में दर्ज कर ली थी। वह भी अभी इस दुनिया में आया था और उसकी स्मृतियां टुकड़ों टुकड़ों में बिखरी हुई थीं, जो अव्यवस्थित क्रम में थीं। वह ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। रोहन कुछ देर तक चुपचाप स्थिति को देखता रहा। हालांकि इन शूरवीरों की संख्या लगभग 100 ही थी, फिर भी वे सभी अच्छी तरह से सुसज्जित थे और हर एक का व्यवहार प्रभावशाली था। वे निश्चित रूप से उतने बेकार नहीं थे जितना मेसी ने समझा था। ये शूरवीर शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे और जल्द ही मलिन की नजरों से ओझल हो गए। कुछ ही देर बाद ठंडी हवा से कांपने लगे रोहन ने आखिरकार पर्दा गिरा दिया और गाड़ी की गर्माहट में लौट आए। कुछ देर बाद गाड़ी धीरे धीरे रुकी। कोचवान मोहन ने धीरे से घोषणा की, यंग मास्टर रोहन, यंग लेडी मेसी, हम चर्च पहुंच गए हैं। ठीक है, चलो नीचे उतरते हैं। हम यहाँ चर्च में हैं। मेसी, जो बेहद ऊर्जावान लग रहा था, तुरंत गाड़ी से कूद गया। पीछे चल रहे रोहन ने अपना शरीर तानकर अपनी अकड़ती गर्दन हिलाई। अपनी आंखों के सामने चर्च को देखकर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। ये चर्च बहुत ही विशाल था, लगभग 4-5 फुटबॉल मैदानों जितना। वहां साधारण श्रद्धालु भी थे और कुछ कुलीन लोग भी, जो कुलीन वेशभूषा में थे। वे सभी सुबह की प्रार्थना के लिए चर्च आते थे। प्रकाश के राज्य ने प्रकाश के देवता में अपनी आस्था को आधिकारिक रूप से स्थापित किया। चर्च की शक्ति अपार थी। लगभग हर शहर में प्रकाश के देवता के नाम पर एक चर्च था। सुबह की प्रार्थना के लिए चर्च में आने वाले लोगों की संख्या अनगिनत थी। रोहन भी भीड़ के पीछे पीछे चर्च हॉल में पहुंच गया। अंदर सफेद दीवारों पर कई विशाल भित्ति चित्र बने हुए थे। ये रंगीन और जीवंत चित्र स्पष्ट रूप से धार्मिक भित्ति चित्र थे जो प्रकाश के देवता की स्तुति करते थे। रोहन ने देखा कि बीच में दाईं ओर स्थित भित्ति चित्र में एक ऊंचे, धुंधले आकार वाले देवता की मूर्ति थी जो एक कोमल पवित्र प्रकाश से घिरी हुई थी। ये श्वेत प्रकाश कई विश्वासियों को ढंक रहा था, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष, महिलाएं, कुलीन, आम लोग और यहाँ तक कि अपराधी भी शामिल थे। पवित्र प्रकाश में इन लोगों के चेहरे एक गंभीर और शांतिपूर्ण मुस्कान से सराबोर थे। इस धार्मिक भित्तिचित्र का नाम ईश्वर संसार से प्रेम करता है था। ये प्रकाश की पवित्र भाषा में लिखा गया था। रोहन को विरासत में मिली स्मृतियों के आधार पर वह भित्तिचित्रों पर लिखे शास्त्रों से अच्छी तरह परिचित था। ईश्वर संसार से प्रेम करता है नामक इस भित्तिचित्र के अलावा अन्य भित्तिचित्र भी थे, जैसे ईश्वर अंधकार को दूर भगाता है, ईश्वर प्रकाश लाता है, ईश्वर शैतान को दंड देता है, ईश्वर चमत्कारों का अवतरण करता है, ईश्वर विश्वासियों को आशीर्वाद देता है, इत्यादि। हालांकि इन भित्तिचित्रों में अलग अलग कहानियां थीं, लेकिन उनका अर्थ एक ही था। सभी भित्तिचित्र प्रकाश के ईश्वर के गौरवशाली कार्यों का गुणगान करते थे। पादरी के मार्गदर्शन में श्रद्धालु विश्वासियों ने सिर झुकाकर और हाथों को छाती पर रखकर प्रार्थना की। 1 मिनट में ही प्रार्थनाओं की ध्वनि विशाल चर्च में गूंज उठी। रोहन को सड़क पर पहले से मौजूद उन आवारा लोगों की याद आई और फिर उस कमरे पर नजर डाली जहां लोग बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे थे। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि यह वाकई बहुत पिछड़ी दुनिया है। अध्याय 3, अलौकिक सभ्यता। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल यूट्यूब चैनल। प्रार्थना का समय केवल आधे घंटे का था। समय बताने वाली चर्च की घंटियां बजने पर श्रद्धालु धीरे धीरे तितर बितर हो गए। दूसरी ओर रोहन को चिंतित मेसी ने रोककर चर्च के छोटे से दरवाजे की ओर ले गया। जल्द ही दोनों चर्च के पिछवाड़े पहुंच गए। वहां रोहन ने देखा कि लगभग 20 लोग अलग अलग उम्र के एक अधेड़ उम्र के आदमी के मार्गदर्शन में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। मेसी बेचैनी से उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बड़े और धीमी आवाज में बोले, लॉर्ड यजजीत। सामने वाला आदमी तलवारबाज यजजीत था।
वह लगभग 30 साल का लग रहा था, चांदी का हल्का कवच पहने हुए था, उसके हाथ में 4 अंगुल चौड़ी एक बड़ी तलवार थी। उसकी आंखें, जो चमकती हुई शक्ति से भरी थीं, उसे एक गरिमामयी रूप दे रही थीं। तलवारबाज यशजीत ने रोहन और मैसी की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, फॉर्मेशन में आ जाओ। मैसी खुश थी कि तलवारबाज यशजीत ने उन्हें सजा नहीं दी। तुरंत वह और रोहन भीड़ में घुस गए। रोहन जब भीड़ में शामिल हुआ तो वह कुछ उलझन में था। जैसे ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पीछे से एक लाल बालों वाले युवक ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। रोहन जल्दी करो, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। लाल बालों वाला युवा लड़का अतिरंजित भाव से रोहन पर चिल्लाया। रोहन एक पल के लिए झिझका। जल्द ही उसे उस लाल बालों वाले युवक की याद आ गई और वह तेजी से उस युवक की ओर चल पड़ा। अरे रोहन, तुम फिर से देर से आए। तलवारबाज यशजीत का नाराज चेहरा देखो, तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। लाल बालों वाले युवक ने मजाक उड़ाया। रोहन ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा नहीं था कि उसे तलवारबाज यशजीत की सजा की ज्यादा परवाह थी, बल्कि वह उस लाल बालों वाले युवक की याददाश्त वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी याददाश्त कुछ हद तक चली गई थी, फिर भी उसे उस लाल बालों वाले आदमी की अच्छी याददाश्त थी। इसलिए उसने अपनी याददाश्त वापस लाने की बहुत कोशिश की और धीरे धीरे वे टुकड़े टुकड़े होकर उसके पास वापस आ गए। लाल बालों वाला एंसन नाम का युवक मलिन का सबसे अच्छा दोस्त था, जो एक बैरन का बेटा भी था। हालांकि वह रोहन से अलग था। उसे बैरन की उपाधि विरासत में नहीं मिली थी क्योंकि उससे पहले उसके 2 बड़े भाई थे। रोहित बोलता रहा, लेकिन रोहन अपने विचारों में खोया हुआ था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि रोहित क्या बड़बड़ा रहा है। तभी तलवारबाज यशजीत की नजरें उनसे मिलीं। एंसन, जो कुछ सेकंड पहले तक बड़बड़ा रहा था, तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और गंभीर चेहरा बना लिया। तलवारबाज यशजीत ने फिर अपनी नजरें घुमाईं और अपने पास रखे हथियारों के ढेर की ओर इशारा किया। वहां तरह तरह के हथियार थे, जिनमें बड़ी तलवारें, ढालें, खंजर, कृपाण, बड़ी कुल्हाड़ियां और भी बहुत कुछ शामिल था। रोहन, रोहित, इस लोहे की ढाल को केंद्र तक ले जाओ। तलवारबाज यशजीत के बोलते ही एंसन का चेहरा उतर गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट निकाली और रोहन की ओर मुड़ा। हम मर गए। तुम ही हो जो अभ्यास के लिए देर से आए हो, लेकिन मुझे तुम्हारा दुर्भाग्य सहना पड़ रहा है। बड़बड़ाहट के बावजूद रोहित रोहन के साथ जल्दी से खड़ा हो गया और रैक की ओर आगे बढ़ा, उस काले लोहे की ढाल को हटाने के लिए तैयार। हालांकि ढाल का आकार बहुत बड़ा नहीं था, ढाल असामान्य रूप से भारी थी। रोहन और एंसन ने अपने शरीर की हर मांसपेशी पर जोर लगाया, लेकिन उसे थोड़ा ही ऊपर उठा पाए। रोहन हैरान था, दुनिया में इतनी भारी ढाल कौन उठा सकता है? और अगर कोई उठा ही न सके तो इसका क्या मतलब? रोहब और रोहित की सांस फूल गई जब उन्होंने आखिरकार ढाल को बीच में लाकर एक शिलाखंड पर टिका दिया। वे सम्मानपूर्वक एक तरफ हट गए और तलवारबाज पेरो के निर्देशों का इंतजार करने लगे। हालांकि तलवारबाज यशजीत ने रोहन और एंसन की बात अनसुनी कर दी। उसने नीचे खड़े लोगों को बताया, तुम सब कुछ समय से अभ्यास कर रहे हो और आज मैं तुम्हारी ताकत की परीक्षा लूंगा। जो भी सोचता है कि वह इस ढाल को हाथ से तोड़ सकता है, वह कोशिश कर सकता है। रोहन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। एंसन और वह ढाल हिलाते हिलाते थक गए थे। दूसरों को साफ दिख रहा होगा कि यह लोहे की ढाल कितनी मजबूत और ठोस थी। जो कोई भी इस ढाल को अपने नंगे हाथों से तोड़ना चाहेगा, वह मुसीबत मोल ले रहा होगा। उसने सोचा कि तलवारबाज केवल इन लोगों के साहस की परीक्षा लेना चाहता था। गुरुजी, मैं कोशिश करना चाहूंगा। जल्द ही एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ और तलवारबाज से बोला। तलवारबाज यशजीत ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, आगे बढ़ो कावथन। उस हटे कट्टे आदमी को देखते ही रोहित फुसफुसाया, ये फिर से करण है। सिर्फ इसलिए कि वह तलवारबाज का शिष्य है, वह हमेशा ऐसा दिखावा करता है मानो वह बाकियों से ऊंचा हो। करण ढाल की ओर बढ़ा। उसने गहरी सांस ली, मुट्ठियां भींची और अपनी ताकत इकट्ठा करने लगा। टकराना। अचानक करण ने लोहे की ढाल पर जोर से मुक्का मारा। मुक्का बहुत तेज था। जाहिर था कि कावथन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कावथन की मुट्ठी के चारों ओर एक सफेद रोशनी सी दिखाई दी। बहरा कर देने वाली आवाज बहुत देर तक गूंजती रही। लोहे की ढाल न सिर्फ टूटी, बल्कि उस शक्तिशाली मुक्के का उसकी सतह पर कोई निशान भी नहीं बचा। तलवारबाज यशजीत ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, करण, जबरदस्ती बल का इस्तेमाल मत करो। याद रखो, तात्विक बल सबसे शक्तिशाली होता है। तात्विक बल का मार्गदर्शन करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करो, यह एक तात्विक तलवारबाज का सबसे शक्तिशाली बल है। ये स्पष्ट था कि करण भी अपने आप से असंतुष्ट था। अपनी सीट पर लौटने से पहले उसने तलवारबाज यशजीत को प्रणाम किया। सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। हे, करण में प्रतिभा है, लेकिन एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए और अधिक की आवश्यकता है। रोहित ने करण की नाकाम कोशिश पर मजाक उड़ाते हुए हंसी उड़ाई। हालांकि मलिन ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में भावनाओं और जज्बातों की तेज लहरें उमड़ रही थीं। दूर खड़े रोहन को भी करण के मुक्के से तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उस मुक्के की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वह डराने वाली थी।
जहां तक रोहन को पता था, यह कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो आम लोगों में हो। ये सबसे आश्चर्यजनक बात नहीं थी। रोहन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि मजबूत लोहे की ढाल पर इतना जोरदार वार करने के बाद भी करण जरा भी घायल नहीं हुआ। ये बात रोहन की समझ से परे थी। और कौन प्रयास करना चाहेगा? तलवारबाज ने एक बार फिर अपने पैर के पास खड़ी भीड़ की ओर देखा। लॉर्ड यशजीत, मुझे कोशिश करने दीजिए। आवाज जानी पहचानी लग रही थी। रोहन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसे एहसास हुआ कि यह उसकी बहन मैसी थी, जो अभी अभी स्वेच्छा से आई थी। तलवारबाज यशजीत ने सिर हिलाया। ठीक है, मैसी, आगे बढ़ो। मैसी जल्दी से ढाल के पास गई और रोहन को शरारत से आंख मारी। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उसकी गोल चोटियां ऊपर नीचे होने लगीं। एंसन की आंखें सीधे सामने उस अद्भुत दृश्य को घूर रही थीं। टकराना। एक और तेज आवाज आई। मैसी ने कॉथॉन के मुक्के से ज्यादा कमजोर नहीं मुक्का मारा था। इस बार रोहन ने ध्यान से देखा। उसने देखा कि मैसी की मुट्ठी के चारों ओर आग की एक बेहद हल्की चमक चमक रही थी। मैसी की मुट्ठी के इर्द गिर्द रुक रुक कर हल्की सी लपटें उठ रही थीं। कॉथॉन की तरह दुबली पतली मैसी ने भी मुक्का मारने के बाद अपना हाथ नहीं घायल किया। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी मुट्ठी किसी सख्त लोहे की ढाल से नहीं टकराए हो। हालांकि रोहन, जिसने अभी अभी ढाल को हिलाया था, स्पष्ट रूप से जानता था कि इतने भारी वजन की लोहे की ढाल निश्चित रूप से असली लोहे से बनी थी। मुझे तो जरा भी याद नहीं कि मैसी में सचमुच इतनी ताकत है। क्या ये मुमकिन भी है? रोहन को लगा कि उसके दिमाग से बहुत महत्वपूर्ण यादें खो गई हैं। क्या कोई और है जो इसे आजमाना चाहेगा? तलवारबाज ने एक बार फिर पूछा, लेकिन इस बार कोई आगे नहीं बढ़ा। इसलिए तलवारबाज यशजीत धीरे से उठा और ढाल की ओर बढ़ा। उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी। ध्यान से देखो, एक तत्व आधारित तलवारबाज का असली राज तत्वों में है। तत्वों की शक्ति अद्वितीय है, केवल तत्वों का सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन करने से ही असाधारण शक्ति प्रस्फुटित हो सकती है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, तलवारबाज यशजीत ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। पलक झपकते ही उसके हाथ से एक ज्वाला भड़क उठी। उसकी पूरी बांह आग की लपटों में लिपटी हुई लग रही थी। दरार। तलवारबाज ने ढाल पर मुक्का मारा। लगभग तुरंत ही वह कठोर लोहे की ढाल, लकड़ी के तख्ते जैसी, जमीन पर लोहे के कई टुकड़ों में बिखर गई। ढाल के पीछे का पत्थर भी उस शक्तिशाली बल से प्रभावित हुआ, जिससे सतह पर अनगिनत घनी दरारें पड़ गईं। ये है अलौकिक शक्ति? रोहन मुंह खोले घूर रहा था। उसका मन पूरी तरह शून्य था। उसके सामने जो कुछ भी था, वह उसकी समझ से परे था। मानव शरीर से सचमुच आग निकल सकती थी, और तलवारबाज पेड़ों की शक्ति एक छोटे बम के बराबर थी। शुरू में तो रोहन को लगा था कि जिस दुनिया में वह पहुंचा है, वह एक बहुत ही पिछड़ी सभ्यता है। हालांकि अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तलवारबाज पेड़ों द्वारा पहले किए गए मुक्के ने साफ तौर पर साबित कर दिया था कि यह दुनिया एक अलौकिक सभ्यता है। अध्याय 4, मौलिक तलवारबाज। अनुवादक, यूट्यूब चैनल सुपर टॉप नॉवेल। रोहन की आंखों में अभी भी वही सुस्ती थी, जबकि उसके बगल में बैठा एंसन ईर्ष्यालु स्वर में बोल रहा था, तलवारबाज दिन प्रतिदिन और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। पिछली बार उसने जो प्रभाव डाला था, वह उतना भी प्रबल नहीं था। इस बात की संभावना 10 में से 1 है कि तलवारबाज यशजीत द्वितीय स्तरीय अग्नि तलवारबाज बनने में सफल हो जाएगा। वास्तव में, तात्विक आत्मीयता साधना की प्रगति पर गहरा प्रभाव डालती है। तलवारबाज रोहन ने केवल 3 वर्षों तक साधना की है और वह जल्द ही द्वितीय स्तरीय अग्नि तलवारबाज बन जाएगा। वह ब्लैकवाटर सिटी के चर्च में सबसे तेज तलवारबाजों में से एक है। अग्नि तलवारबाज। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। रोहन का दिल धड़क उठा। उसने तलवारबाज यशजीत को पहले भी कई बार एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन शब्द का जिक्र करते सुना था, लेकिन उसे इसका असल मतलब नहीं पता था। उसने सोचा था कि तलवारबाजी का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को संबोधित करने का यही तरीका होता है, लेकिन अब लग रहा था कि इसमें कुछ और भी है। रोहन की स्मृतियां आंशिक रूप से ही विलीन हुई थीं। इसलिए कई महत्वपूर्ण स्मृतियां अभी भी प्राप्त नहीं हो पाई थीं। उनमें से एक इस मौलिक तलवारबाज से जुड़ी स्मृति भी थी। रोहन को इसके बारे में बिल्कुल भी आभास नहीं था। वह मौलिक तलवारबाजों के बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह ये भी जानता था कि दूसरों के मन में संदेह पैदा करने के जोखिम के बिना वह सीधे पूछताछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने बातों को घुमा फिराकर एंसन से चालाकी से पूछताछ की। खुशकिस्मती से एंसन को कुछ शक नहीं हुआ। इसके अलावा वह रोहन का करीबी दोस्त था, इसलिए उसने अनजाने में ही बहुत सारी जानकारी बता दी। ये पता चला कि तलवारबाज यशजीत सिर्फ एक और तलवारबाज नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली बल का मौलिक तलवारबाज था। इस दुनिया में कई लोग तत्वों के प्रति लगाव के साथ पैदा हुए थे। ये लोग अपने आसपास के अदृश्य तत्वों को अपने शरीर में अवशोषित कर सकते थे। जब तत्वों की मात्रा एक निश्चित स्तर तक जमा हो जाती थी, तो विशेष विधियों द्वारा उस शक्ति को शरीर से बाहर निकाला जा सकता था और एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में प्रस्फुटित किया जा सकता था। इन लोगों को तत्व तलवारबाज कहा जाता था। बेशक, शरीर में तत्वों को पहुंचाने के लिए तलवारें ही एकमात्र आवश्यक उपकरण नहीं थीं।
उदाहरण के लिए, वायु तत्व से लगाव रखने वाले कुछ लोग एक मजबूत धनुष की सहायता से अद्भुत शिकारी बन सकते थे। उन्हें तत्व तलवारबाज इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग इस साधना में तलवारों का इस्तेमाल करते थे। तलवारबाज पहले से ही एक सच्चे अग्नि तलवारबाज थे। हालांकि कावथॉन और मेसी के मामले में उनमें केवल तत्वों के प्रति आकर्षण था, लेकिन शरीर से तत्वों की शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकालने की क्षमता नहीं थी, या शायद शरीर के अंदर तत्वों का संचय पर्याप्त नहीं था। इसलिए उन्हें असली तत्व तलवारबाज नहीं माना जा सकता था। हालांकि जब तक वे अभ्यास में लगे रहेंगे, वे तलवारबाज पेरो के बराबर शक्तिशाली एलिमेंटल तलवारबाज बन सकते हैं, जो इस तरह के भयानक मुक्के मार सकते हैं। ये जानकर रोहन बहुत खुश हुआ। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास भी इतनी शक्तिशाली शक्ति हो सकती है? हालांकि रोहित के अगले शब्दों ने उनकी आशा को खत्म कर दिया। रोहन, एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनका भविष्य असीम है। हालांकि हमारा एलिमेंटल से कोई जुड़ाव नहीं है। ये नियति है कि हम कभी एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन नहीं बन पाएंगे। हो सकता है कि आपकी बहन मेसी अग्नि तत्व से गहरा जुड़ाव रखने वालों में से एक हो, इसलिए शायद वह भविष्य में अग्नि तत्व की तलवारबाज बन जाए, इसलिए आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है। दूसरी ओर, आप यादव परिवार के पूर्ण उत्तराधिकारी हैं। अगर आने वाले समय में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं भी होता है, तो भी आप आसानी से बैरन बन सकते हैं, लेकिन मेरा क्या? मेरे 2 बड़े भाई हैं, इसलिए मेरे लिए यह उपाधि विरासत में पाना असंभव है। इस विषय पर बोलते हुए रोहित का मनोबल गिरता जा रहा था और अंततः उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। कोई तात्विक आत्मीयता नहीं। ऐसा लगा जैसे रोहन पर अभी अभी ठंडे पानी की बाल्टी छिड़क दी गई हो। वह पल भर में शांत हो गया। रोहित के अनुसार तत्वों से जुड़ाव ही एक तत्व तलवारबाज बनने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, तलवारबाज पेरो, जिसका अग्नि तत्व से लगाव था, अग्नि तत्व को अपनी शक्ति के रूप में अपने शरीर में शामिल करने में सक्षम था और अंततः एक शक्तिशाली अग्नि तलवारबाज बन गया। आमतौर पर तत्वों के प्रति लगाव जितना मजबूत होगा, शरीर में तत्वों को शामिल करना उतना ही आसान होगा और इस तरह तलवारबाज बनना आसान होगा। तलवारबाजों को विभिन्न प्रकार के तत्वों के आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिनमें अग्नि तलवारबाज, हिम तलवारबाज, पवन तलवारबाज और कई अन्य शामिल थे। हालांकि सबसे श्रेष्ठ और सबसे उज्ज्वल भविष्य वाले प्रकाश तलवारबाज वे थे जिनका प्रकाश तत्वों से लगाव था। एक बार जब प्रकाश तत्व शरीर में समाहित हो जाते, तो व्यक्ति प्रकाश तलवारबाज बन जाता। लगभग हर प्रकाश तलवारबाज प्रकाश चच का संरक्षक तलवारबाज बन जाता था। उन्हें चच से सहायता और सहयोग मिलता था और उनकी साधना की गति अन्य तलवारबाजों की तुलना में अपेक्षाकृत तेज होती थी। YouTube द्वारा विज्ञापन। हालांकि चाहे किसी भी प्रकार का एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन हो, एलिमेंटल आत्मीयता मौलिक थी। एलिमेंटल आत्मीयता के बिना लोग कभी एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकते थे। मलिन और एंसन की तरह वे भी बिना किसी एलिमेंटल आत्मीयता वाले वर्ग से संबंधित थे। तलवारबाज पेरो के पास तलवारबाजी का अभ्यास करने आए लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहले वे नागरिक थे जिनकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं थी। उनमें से प्रत्येक का तत्वों से लगाव था और वे उच्च वर्ग के थे, इसलिए चर्च ने उन्हें यहां आने की अनुमति दी थी। अगर वे तत्वबाज तलवारबाज बनने के लिए भाग्यशाली होते, तो उन्हें चर्च की सेना में शामिल कर लिया जाता। कावथॉन उनमें से एक सबसे अच्छा था। दूसरी श्रेणी कुलीन वर्ग के बच्चों की थी, लेकिन वे कुलीन वर्ग जो तत्वों से लगाव रखते थे। ऊपर बताए गए नागरिकों की तुलना में उच्च पृष्ठभूमि वाले इन कुलीन वर्ग का भविष्य ज्यादा उज्ज्वल था। एक बार जब वे तत्व तलवारबाज बन गए, तो उनके परिवार उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए किसी बड़े शहर में भेज देते थे। उनका भविष्य उज्ज्वल था। मेसी इसी वर्ग के थे। तीसरी श्रेणी में रोहन और रोहित जैसे लोग थे। वे भी कुलीन वर्ग के बच्चे थे, लेकिन उनमें तात्विक समानता नहीं थी और इसी वजह से भविष्य में उनकी उपलब्धियां सीमित रहीं। हालांकि ये तीनों प्रकार के लोग स्वॉर्ड्समैन पेरो के अधीन तलवारबाजी का अभ्यास करते थे, फिर भी वे एक दूसरे से अलग थे क्योंकि हर कोई अपने अपने छोटे समूह का हिस्सा था। काफी देर बाद YouTube द्वारा विज्ञापन। रोहन को करण का ख्याल आया जिसने अपना अद्भुत प्रदर्शन दिखाया था। फिर उसने फुसफुसाते हुए पूछा, करण का तात्विक आकर्षण कैसा है? करण, प्रकाश तत्व के प्रति अपने लगाव के कारण वह शायद हम में से सबसे प्रतिभाशाली है। एक बार प्रकाश तत्व उसके शरीर में सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाए, तो वह चच का संरक्षक तलवारबाज बनने के लिए छलांगे भरेगा। वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। उसने चच का ध्यान पहले ही आकर्षित कर लिया है, हालांकि वह अभी तक एक तत्व तलवारबाज नहीं बना है। यहां तक कि तलवारबाज पेरो ने भी उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। उसका तत्व तलवारबाज बनना बस समय की बात है। जब रोहित ने बोलना खत्म किया, तो उसने कावथॉन की तरफ देखा, जो आगे की पंक्ति में बैठा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक दिखाई दे रही थी। सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। मानो ये देखकर कि मलिन काफी निराश हो रहा है, एंसन बुदबुदाया, करण जन्मजात प्रतिभाशाली है, लेकिन तुम्हारी बहन मेसी में भी अपार क्षमता है। तलवारबाज की तरह उसका भी अग्नि तत्व से लगाव है, इसलिए वह उसे शिक्षित करने में जरूर मेहनत करेगा। मेसी के साथ तुम्हारा यादव परिवार अगले कुछ दशकों में कमजोर नहीं होगा। मेरी तुलना में तुम भविष्य में कहीं बेहतर स्थिति में होगे।
रोहन को अचानक प्रेरणा मिली। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी बहन मैसी में इतनी अपार क्षमताएं हैं। इसके अलावा, जैसा कि एंसन ने पहले बताया था, ये भी ध्यान देने योग्य था कि तलवारबाज समय समय पर करण और मैसी पर नजर रखता था और उनकी साधना प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखता था। इससे पता चलता था कि उसे कॉथॉन और मैसी से बहुत उम्मीदें थीं। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 5 प्राचीन आय। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल। सुबह पलक झपकते ही बीत गई। तलवारबाज यशजीत ने अपना ध्यान सिर्फ उन लोगों पर केंद्रित किया जिनका तत्वों से लगाव था। दूसरी ओर उसने मलिन और रोहित जैसे लोगों को, जिनका तत्वों से कोई लगाव नहीं था, अपनी मनमानी करने दी। तलवारबाज ने सुबह की तलवारबाजी की प्रैक्टिस खत्म होने की घोषणा करने के लिए ताली बजाई। कुछ लोग पहले ही उठकर जाने लगे थे। मैसी उत्साहित लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज स्वॉर्ट्समैन पेरो के मार्गदर्शन में उसे अच्छे परिणाम मिले। मलिन से मिलने आई रोहित से मैसी की नजरें मिलीं, जिसने कुछ अजीब अंदाज में उसका अभिवादन किया। यंग लेडी मैसी। हम्फ। मैसी ने रोहित को नजरअंदाज कर दिया और पलट गई। ऐसा लग रहा था कि वह उसे पसंद नहीं करती थी। चलो चलें, हम जल्दी वापस आएंगे। मैसी ने रोहन का हाथ पकड़ा और जल्दी से चर्च से बाहर निकल गई। बाहर मॉस गाड़ी का इंतजार कर रहा था। रोहन, दोपहर में मिलते हैं। पीछे से रोहित ने अपनी गाड़ी में बैठने और चर्च से बाहर निकलने से पहले रोहन की ओर एक अजीब सा चेहरा बनाया। गाड़ी में मैसी ने रोहन को घूरकर देखा और गुस्से से हाँफते हुए बोली, रोहन, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि रोहित के साथ मत घूमो। वह हमेशा तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए उकसाता है। ऐसा लग रहा था कि मैसी को एंसन बिल्कुल पसंद नहीं था और वह उसे मलिन पर बुरा असर डालने वाला मानती थी। हालांकि उनकी पिछली बातचीत को देखते हुए एंसन उससे नाराज होने के बजाय ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। ऐसा क्यों लगता है कि एंसन तुमसे डरता है? रोहन ने पूछा। क्या रोहित ने तुम्हें नहीं बताया? मैसी ने रोहन को शक की निगाह से देखा, लेकिन जल्द ही उसे कुछ समझ आ गया। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ, रोहित के लिए ये कहना बहुत शर्मनाक होगा। कुछ सेकंड बाद मैसी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। मुझे पता चल गया था कि पिछली बार रोहित तुम्हें कुछ औरतों के साथ मस्ती करने ले गया था, इसलिए मैंने चुपके से उसे एक दर्दनाक सबक सिखाया था। हालांकि लगता है उसने अपने अनुभव से कुछ नहीं सीखा। अब एक और याद दिलाने का समय आ गया है। मैसी जिस तरह खुद से खुश थी, उसे देखकर रोहन अवाक रह गया। शायद उसकी बहन में हिंसक प्रवृत्ति थी। हालांकि मैसी की भयावह शक्ति को देखते हुए रोहित का उससे डरना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। गाड़ी सड़क पर धक्के खा रही थी और गाड़ी के अंदर काफी सुस्ती सी महसूस हो रही थी। काफी देर बाद रोहन ने झिझकते हुए मैसी से पूछा, मैसी, तुम्हें तत्वों का एहसास कैसे हुआ? मैसी ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया, लेकिन फिर भी उसके सवाल पर गंभीरता से विचार करने के बाद फुसफुसाते हुए बोली, ये बहुत आसान है। मैं अपनी आंखें बंद करके इसे महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मैं केवल अग्नि तत्वों को ही महसूस कर सकती हूँ। मैं इसे देख या छू नहीं सकती, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। मैं ये भी महसूस कर सकती हूँ कि वे धीरे धीरे मेरे शरीर में कब प्रवेश करते हैं। बाद में, जब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में ये तत्व जमा हो जाएंगे, तो मैं उन्हें एक शक्तिशाली शक्ति में बदल सकती हूँ। रोहन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और मैसी की तरह उसे महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। शायद तत्वों से जुड़ाव जन्मजात होता है। इसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। जिन लोगों में तत्वों से जुड़ाव नहीं होता, उनके लिए तत्वों को महसूस करना संभव नहीं था। रोहन की एलिमेंटल स्पोर्ट्समैन बनने की योजना विफल हो गई। कुछ ही देर बाद गाड़ी विल्सन कैसल पहुंच गई। बटलर ने पहले से ही एक लजीज दोपहर का खाना तैयार कर रखा था। एक मेमना था जो सुनहरे पीले रंग में भुना हुआ था और जिसकी मांस जैसी तेज खुशबू आ रही थी। हालांकि रोहन को भूख नहीं थी और उसने बहुत कम खाया। दूसरी ओर मैसी ने बड़े चाव से खाया। जब उसने आखिरकार पूरा मेमना खा लिया, तो उसने पेट थपथपाकर संतोष जताया। वह सीट पर पीछे झुक गई और मलिन की तरफ देखा, फिर चिंतित स्वर में बोली, रोहन, मैं आज दोपहर शिष्टाचार की कक्षा छोड़कर चर्च में तलवारबाजी का अभ्यास करने जा रही हूँ। तुम मोहन की गाड़ी में कक्षा में जाओगे, लेकिन रात होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। उस बुरे प्रभाव वाले रोहित के साथ फिर से खिलवाड़ करने की हिम्मत मत करना, वरना हे तुम तो अंजाम जानते ही हो। पिताजी ने मुझे खास तौर पर कहा था कि जाने से पहले तुम पर नजर रखूं। मैसी की धमकी पर मलिन ने हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि पहले वाला रोहन हमेशा अधूरा ही रहता था। मैसी जल्द ही महल से चला गया। रोहन को लगा कि मौसम ठंडा हो रहा है, इसलिए वह ऊपर गया और अपने लिए एक मोटा कोट लिया, फिर नीचे लौटकर मॉस की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में रोहन ने अपनी समस्या पर अपनी कनपटी रगड़ी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे दोपहर में शिष्टाचार की कक्षा में जाना है। इससे पता चला कि उसकी याददाश्त वाकई बहुत कमजोर थी। खुशकिस्मती से उसके पास मोहन था। वह एक अच्छा इंसान था। मॉस को गाड़ी में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने रोहन को क्लास में भेजने का अपना फर्ज पूरा किया।
रोहन गाड़ी से उतरा। उसकी आंखों के सामने एक 3 मंजिला इमारत थी जिसके प्रवेश द्वार पर जंग लगी लोहे की बाड़ लगी थी। कोने में दुबका हुआ एक बूढ़ा द्वारपाल मानो ऊँघ रहा हो, उसकी आंखें आधी झुकी हुई थीं। हालांकि जब तक कोई आता, वह लोहे की बाड़ खोल देता। यंग मास्टर रोहन आज असामान्य रूप से जल्दी यहाँ आ गए हैं। दरवाजे पर पहरा दे रहा बूढ़ा आदमी फटा हुआ कोट पहने हुए था, ठंडी हवा में उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने रोहन का परिचयात्मक अंदाज में अभिवादन किया। रोहन की याददाश्त कमजोर होने के कारण वह उस बूढ़े आदमी का नाम याद नहीं कर सका। उसने बस सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। अंदर से सब कुछ खाली था, इसलिए मलिन उस छोटी सी इमारत की ओर चल पड़ा। लकड़ी की सीढ़ियों पर कदम रखते ही फर्श की चरमराहट ऐसी चरमरा रही थी मानो उसका वजन बहुत ज्यादा हो। सीढ़ियों के बगल वाली दीवारों पर विभिन्न गुणवत्ता वाले पात्रों और दृश्यों के कुछ रंग बिरंगे भित्तिचित्र बने हुए थे। यहाँ तक कि जो कला जगत से जुड़ा नहीं था, वह भी देख सकता था कि इनमें से कुछ भित्तिचित्रों से अलग नहीं थे। रोहन दूसरी मंजिल पर यूं ही भटकते हुए कुछ खाली, विशाल कमरों में पहुंचा। वहां कुछ वाद्य यंत्र जैसे डफली और ऑर्गन रखे हुए थे, तो यही संगीत की शिक्षा के लिए उपयुक्त स्थान रहे होंगे। अरे, रोहन तुम वहां क्या कर रहे हो? आज हमारे यहाँ संगीत की नहीं, इतिहास की कक्षा है। रोहन ने उस जानी पहचानी आवाज पर अपना सिर घुमाया। ये लाल बालों वाला एनसन था। रोहित ने रोहन को पकड़ लिया और तीसरी मंजिल पर ले आया। इस दौरान वह रहस्यमयी व्यवहार करता रहा और रोहन को आंख मारता रहा। चलो, हमें जल्दी करनी चाहिए ताकि हमें अच्छी सीटें मिल जाएं। मैंने सुना है कि आज हमारे यहाँ एक नई इतिहास की शिक्षिका आई है। बहुत ही खूबसूरत। मैं उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। रोहन को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, इसलिए वह रोहित के पीछे पीछे तीसरी मंजिल पर स्थित एक विशाल कमरे तक गया। कमरे में पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियां खूबसूरत पोशाकें पहने बैठे थे। लोग एक छोटे से समूह में इकट्ठा होकर हंसी मजाक कर रहे थे। जब रोहन और एंसन पहुंचे, तो आगे की पंक्ति में बैठा एक मोटा आदमी उनकी तरफ देखकर बेचैनी से हाथ हिला रहा था। वाह, गुड, तुमने हमें कितनी अच्छी सीटें दिलवाईं। जब भी हमारे पास कोई अच्छा शिक्षक होता है, तुम हमेशा सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हो। जब रोहित ने छोटे मोटे व्यक्ति का स्वागत किया तो वह मुस्कुरा रहा था। अध्याय 6, प्राचीन वस्तुएं 2। रोहन को अब भी अपनी याददाश्त में गुट नाम का छोटा मोटा आदमी थोड़ा सा याद आ रहा था। इसलिए रोहन ने अपनी याददाश्त को पूरी तरह से खंगाला, बिना हिले डुले। आखिरकार गुट के बारे में कुछ जानकारी उसकी याददाश्त से उभर आई। गुट, उनका पूरा नाम डगलैंड गुट था। डगलैंड परिवार कोई खास नहीं था। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पुराने डगलैंड की पीढ़ी में ही हासिल की। हालांकि वे अमीर नहीं थे और न ही कुलीन थे, फिर भी पुराने डगलैंड वाकई अविश्वसनीय थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि शून्य से बनाई। एक नागरिक की हैसियत से वे कुछ ही दशकों में वर्तमान ब्लैकवाटर शहर के सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे। पूरे ब्लैकवाटर शहर के 90% से ज्यादा रत्नों का प्रबंधन डगलैंड परिवार के हाथ में था, इसलिए छोटा मोटा गुट अपने खर्चों में दिल खोलकर इज्जत देता था। स्वाभाविक रूप से जल्द ही उसकी मलिन और रोहित के साथ अच्छी बनती चली गई। गुट बहुत गोल मटोल था। आगे की पंक्ति में बैठकर वह खुद 2 लोगों की सीट ले सकता था। उसकी आंखें छोटी थीं और थोड़ा सा तिरछा करने पर उसकी आंखें लगभग एक पतली रेखा में बदल जाती थीं। रोहन और रोहित को देखकर गुट जाहिर तौर पर बहुत खुश हुआ। उसने झट से कहा, जल्दी करो, मैंने तुम दोनों के लिए सीटें पहले ही सुरक्षित कर ली हैं। ये पहली पंक्ति में है। मलिन और रोहित आराम से बैठ गए। फिर दोनों अपने नए इतिहास शिक्षक के बारे में लगातार बातें करने लगे। रोहन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। रोहित और गुट को देखकर लग रहा था कि उनके लगभग हर विषय में औरतें ही शामिल थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि मैसी ने रोहन को बेवकूफ न बनने की चेतावनी दी थी। बिना उचित आत्मसंयम के इन दोनों लोगों के साथ बेवकूफ न बनना वाकई आसान नहीं था। बहरहाल रोहन को फिर भी कुछ उपयोगी बात समझ में आ गई। उनकी अनौपचारिक बातचीत से उसे धीरे धीरे स्थिति समझ में आ गई। ये ब्लैकवाटर सिटी के एक रईस द्वारा रईसों के लिए आयोजित शिष्टाचार की कक्षा थी। इस कक्षा का उद्देश्य खास तौर पर उसके जैसे लोगों को कुलीन शिष्टाचार सिखाना था। इन कुलीन शिष्टाचारों में संगीत, इतिहास, दर्शन, कला और तमाम तरह की जटिल चीजें शामिल थीं। कुलीन परिवार में जन्मे लोगों के अलावा गुट जैसे धनी व्यक्ति के बेटे को, भले ही वह कुलीन वंश का न हो, कुलीन शिष्टाचार सीखने के लिए यहाँ भेजा जाता था। इससे भविष्य में कुलीन लोगों के साथ संवाद आसान हो जाता था। थोड़ी देर बाद पूरा कमरा खचाखच भर गया। लोग अंदर आते रहे। पहले खाली घर अब लगभग भर गया था। रोहन ने अंदाजा लगाया, घर में लगभग 40 लोग थे। उनमें से एक दुबला पतला पीला आदमी था। वह सामने के दरवाजे से अंदर आया और ऐसा लगा जैसे जानबूझकर रोहन के पास से गुजर गया हो। उसने रोहन पर एक नजर डाली और नाक भान सिकोड़ी। वह रोहन के प्रति तिरस्कार से भरा हुआ था। फिर वह पिछली पंक्ति में बैठ गया। रोहन को इस आदमी के बारे में ज्यादा याद नहीं था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि यह आदमी रोहन के साथ उतना दोस्ताना नहीं था। फिर से तीरथ, ये स्वार्थी आदमी। रोहन, इसकी परवाह मत करो। तुम्हारी और एवरिल की शादी तय हो चुकी है।
ये आदमी चाहे कितना भी असंतुष्ट क्यों न हो, कोई फायदा नहीं। रोहित ने धीमी आवाज में कहा। रोहन ने ये जानकारी समझते हुए सिर हिलाया। हालांकि रोहन को तीरथ की पहचान का पता नहीं था। वह भाग्यशाली था कि उसे एंसन जैसा बड़बोला दोस्त मिला, जो जरा से धक्का देने पर ही आसानी से जानकारी उगल देता था। तीरथ विंगल्ट परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। रोहन की तरह वह भी बैरन की उपाधि का पूर्ण उत्तराधिकारी था। दरअसल रोहन और तीरथ का झगड़ा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था। ये परिवारों के बीच का झगड़ा था। इस बारे में बात करना एक घिसी पिटी बात थी। बैरन विंगल्ट एक बार एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए। संयोग से ओल्ड यादव भी उससे प्रेम करने लगे। दोनों ने उसके लिए गुप्त रूप से द्वंद्व युद्ध भी किया। अंततः ओल्ड विल्सन ही द्वंद्व युद्ध जीत गए और उन्हें वह स्त्री मिल गई। वह मैसी की मां, ओल्ड यादव की वर्तमान 8वीं पत्नी थी। रोहन अवाक रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उस विशाल खरगोश वाली मैडम में जवानी के दिनों में इतना आकर्षण होगा कि दो रईसों के बीच द्वंद्व युद्ध छिड़ जाए। तीरथ रिया से प्यार करता था और विंगल्ट परिवार ने भी परमान परिवार के जरिए रिया का हाथ मांगा था। हालांकि अंत में बैरन परमान ने रिया की सगाई रोहन से होने दी। इस तरह विंगल्ट परिवार और यादव परिवार के बीच का झगड़ा पूरी तरह से उलझ गया और सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। रोहन, तीरथ तुमसे बहुत नफरत करता है। वह हमेशा तुम्हारे साथ मुसीबत मोल लेने की कोशिश करता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। उससे दूर रहो और उससे झगड़ा मत करो। हालांकि यह आदमी स्वार्थी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसके पास कुछ न कुछ छिपा है। उसका पृथ्वी तत्व से लगाव है और उसके पृथ्वी तलवारबाज बनने की पूरी संभावना है। हम तीनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। रोहित ने तीरथ के प्रति गहरी सलाह दी, जो कि काफी सतर्क थी। फिर से मौलिक तलवारबाज। रोहन ने सिर हिलाया। उसे इन लोगों की शक्ति देखने का अवसर मिला था, जिनका तत्वों से गहरा लगाव था। स्वाभाविक रूप से वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि तीरथ से लड़ाई शुरू कर दे। थोड़ी देर बाद घर के बाहर से जमीन पर जूतों के पटकने की आवाज सुनाई दी। एक महिला कमरे में दाखिल हुई। देखते ही देखते पूरा कमरा शांत हो गया। इस महिला की लंबी टांगें नग्न रंग के मोज़ों में लिपटी हुई थीं। उसने कश्मीरी ओवरकोट पहना हुआ था, लेकिन वह उसकी छाती पर उगी हरी भरी पहाड़ियों को ढक नहीं पा रहा था। उसका शरीर इतना आकर्षक था कि उसमें एक तरह की परिपक्वता और मोहकता का आभास हो रहा था। अपने हॉट शरीर के साथ भले ही वो बेहद आकर्षक लग रही थी, लेकिन उनकी हर हरकत में शान थी। मोहकता और शान, दोनों ही बेहद अलग अलग गुण, इस महिला में पूरी तरह घुल मिल गए थे। उत्तम यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। रोहित और गुट ने उस महिला को गौर से देखा जो अभी अभी आई थी। जाहिर है वे उसकी आभा से अभिभूत थे। महिला को अपनी ओर घूरती निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हल्की सी मुस्कुराई। मैं तुम्हारी नई इतिहास की शिक्षिका हूँ। तुम मुझे जिया कह सकते हो। बिल्कुल सही, बेहद सही। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी परफेक्ट औरत से मिला। बिल्कुल नहीं। रोहन गुट, पहले ये साफ कर दो। जिया के पीछे कभी मत पड़ना। वो मेरी है। ऐसा लग रहा था कि रोहित इतना उत्तेजित हो गया था कि वह बकवास करने लगा था। गुट ने असंतुष्ट होकर कहा, छी। रोहित, क्या तुम देख नहीं सकते कि कितने लोग उस पर नजर गड़ाए हुए हैं? फिर भी अगर तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो तो यह नामुमकिन भी नहीं है। यहाँ शिक्षक बनने का क्या मतलब है, ये तो सबको पता है। क्या यहाँ के रईसों को लुभाने के लिए ही तो नहीं? ये लोग ये रुतबा पाना चाहते हैं। इसके बाद मैं इस जिया का इतिहास देखूंगा। कम से कम इससे तुम्हारे लिए उसके करीब जाना आसान हो जाएगा। जहां तक गुट की बातों का सवाल है, रोहन ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। उनकी स्मृति में इस जगह की कोई छाप नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें यहाँ की स्थिति का अंदाजा भी नहीं था। हालांकि गुट और रोहित के बीच की बातचीत सुनने के बाद यहाँ की ज्यादातर महिला शिक्षिकाएं रईसों को लुभाने के लिए आती थीं। अगर वे कामयाब हो जाती तो अपनी मनचाही प्रतिष्ठा हासिल कर सकती थीं। दरअसल उनकी पिछली इतिहास की शिक्षिका अब कक्षाएं देने नहीं आती थी, क्योंकि उनकी एक सरदार के बेटे से दोस्ती हो गई थी। इस तरह यहाँ आने वाले शिक्षकों के मूलतः कोई नेक इरादे नहीं होते थे। जिया बेहद शांत लग रही थी और उसने बेपरवाही से कहा, ठीक है, चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज मैं तुमसे प्राचीन वस्तुओं के बारे में बात करने वाली हूँ। अपनी बात पूरी करते ही जिया ने अपनी जेब से एक नाजुक अंगूठी निकाली। उसे ऊपर उठाया। खिड़की से आती धूप अंगूठी पर पड़ रही थी, जिससे उसका रंग चीनी मिट्टी जैसा सफेद हो गया। अध्याय 7। जिया। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। इतिहास लोगों को ज्ञान और सभ्यता प्रदान करता है। इसलिए एक कुलीन व्यक्ति होने के नाते आपको इतिहास के बारे में अवश्य जानना चाहिए। प्राचीन वस्तुओं पर इतिहास के निशान होते हैं। इतिहास को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको प्राचीन वस्तुओं के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। कुलीनों को ज्ञानी, शिष्ट और बुद्धिमान होना चाहिए। एक सच्चे कुलीन को प्राचीन वस्तुओं से प्रेम होना चाहिए और उनमें पारंगत होना चाहिए। मेरे हाथ में यह अंगूठी है। क्या कोई मुझे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बता सकता है? जिया ने अंगूठी ऊपर उठाई। धूप में उसमें से ज्यादा चमक नहीं आ रही थी। जाहिर है वह रत्नों से नहीं बनी थी।
उसकी सामग्री जरूर कुछ खास होगी। रोहन को प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन रोहित को यह ज्यादा पसंद था। वह आमतौर पर कुछ दिलचस्प प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करता रहता था। जिया का सवाल सुनकर रोहित तुरंत खड़ा हो गया। मिस जिया, क्या मैं अंगूठी को अच्छी तरह देख सकता हूँ? जिया ने सिर हिलाया और अंगूठी रोहित को थमा दी। रोहित ने अंगूठी को हल्के से सहलाया और उस पर बने पैटर्न को ध्यान से देखा। आखिरकार उसने आत्मविश्वास से कहा, यह अंगूठी एक खास सामग्री से बनी है। मेरा अनुमान है कि यह जेड है। अंगूठी बनाने के लिए जेड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से 3600 साल पहले मोल्टा साम्राज्य के गुप्त युग के दौरान ही लोगों के लिए जेड से अंगूठियां बनाना आम बात थी। अंगूठी पर बना पैटर्न भी इसी तरह का फैशन दर्शाता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह मोल्टा साम्राज्य के युग की अंगूठी होगी। अंगूठी की पृष्ठभूमि के बारे में रोहित का तार्किक विश्लेषण सुनते ही जिया की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभर आई। उसने सिर हिलाया। ठीक कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारा नाम क्या है? रोहित बहुत खुश हुआ और तुरंत बोला, मैं रोहित हूँ। जिया ने सिर हिलाया और आगे कहा, बहुत बढ़िया। रोहित का विश्लेषण सटीक है। मैं देख सकती हूँ कि रोहित बहुत ज्ञानी है। उन्होंने अभिजात वर्ग के शिष्टाचार के सबसे बुनियादी तत्व को पहले ही समझ लिया है। हर कुलीन व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। हालांकि अगर आपको अभी प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको प्राचीन वस्तुओं को समझने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने में बहुत समय लगाऊंगी। अब मैं आपको यह अंगूठी दिखाऊंगी। इसके कपड़े को छूकर देखो और इस पर बने पैटर्न को देखो। इस पर समय के स्पर्श को महसूस करो। अंगूठी सबसे पहले रोहन की तरह आगे की पंक्ति में बैठे लोगों को दी गई। रोहन को प्राचीन वस्तुओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जिया द्वारा बताए गए मोल्टा साम्राज्य ने उसे बहुत प्रभावित किया। रोहन को इस मोल्टा साम्राज्य की कुछ यादें थीं। 3600 साल पहले का मोल्टा साम्राज्य निस्संदेह एक महान लेकिन रहस्यमय साम्राज्य था। YouTube द्वारा विज्ञापन। ये बहुत अच्छा था क्योंकि 3600 साल पहले मोल्टा साम्राज्य ने आज के विपरीत पूरे देश पर राज किया था। अब पूरे देश में कम से कम कुछ दर्जन राज्य थे। ये गुप्त था क्योंकि मोल्टा साम्राज्य का पतन अविश्वसनीय था। ये लगभग एक ही रात में और बिना किसी संकेत के ढह गया था। पूरा मोल्टा साम्राज्य केवल 100 वर्षों से भी कम समय तक अस्तित्व में रहा। अब तक इस बात का कोई ज्ञात निष्कर्ष नहीं निकला था कि मोल्टा साम्राज्य एक ही रात में क्यों बिखर गया। इतना विशाल साम्राज्य एक ही रात में कैसे बिखर गया? रोहन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह मानता था कि समय के प्रवाह ने गलत अफवाहों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है, और इस तरह मोल्टा साम्राज्य के पतन का असली कारण छिपा दिया गया। अंगूठी पीछे की ओर ले जाई गई और जिया भी पीछे पीछे गई। इस समय मलिन ने देखा कि गुस्से में एंसन का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। क्या हुआ, रोहित? रोहन ने हल्की आवाज में पूछा। रोहित ने पीछे की ओर आती जिया पर एक उलझन भरी नजर डाली, फिर आह भरी। उसने धीरे से कहा, अब जिया को पाना शायद नामुमकिन है। मुझे लगा था कि वो भी किसी और औरत जैसी ही होगी जो यहाँ किसी अमीर रईस लड़के के लिए आती है, लेकिन उस अंगूठी को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। क्या तुम्हें पता है उस अंगूठी की कीमत कितनी थी? 1 दर्जन चांदी के सिक्के। गुड को प्राचीन वस्तुओं के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसके लिए रत्न सबसे कीमती थे। यह अंगूठी सिर्फ जैद से बनी थी। इसकी कीमत 1 दर्जन चांदी के सिक्कों के बराबर थी। हालांकि रोहित ने सिर हिला दिया। इसे 1 दर्जन सोने के सिक्कों से भी नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हें शायद पता ना हो, मोल्टा साम्राज्य के जमाने की प्राचीन वस्तुओं की कीमत आज के बाजार में अविश्वसनीय है। उस जमाने के रईसों की इस नाजुक सी दिखने वाली अंगूठी का तो जिक्र ही मत करो। वह एक ऐसी प्राचीन वस्तु ला सकती है जिसकी कीमत कुछ दर्जन सोने के सिक्कों से भी ज्यादा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिया पैसों के लिए आई थी? रोहित अपने विचारों में खो गया। इस दुनिया में अंकित मूल्य पर 3 मुद्राएं थीं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। उसके पिछले जन्म में एक सोने का सिक्का $1000 के बराबर था। कुछ दर्जन सोने के सिक्के 10,000 से भी ज्यादा के बराबर थे। जो कोई बेपरवाही से 10,000 से ज्यादा निकाल सकता था, वह रईसों को पद के लिए लुभा नहीं सकता था। हाँ, बात तो सही है। लगता है इस औरत का वहां कुछ इतिहास है, पर कोई बात नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिसकी मैं जांच न कर सकूं। मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं जिया की पिछली 3 पीढ़ियों की जानकारी भी निकाल सकता हूं। गुड आत्मविश्वास से भरपूर था। जिया का पहला पाठ जल्द ही समाप्त हो गया। इन कुलीनों की रोजाना सिर्फ एक ही कक्षा होती थी, इसलिए लोग धीरे धीरे जाने लगे। रोहन और उसके दोस्त इमारत से बाहर आ गए। मॉस पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। जब रोहन गाड़ी में बैठने ही वाला था तो एंसन ने जल्दी से अपना कोट खींचा और धीमी आवाज में बोला, रोहन, इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो? चलो साथ में कहीं चलते हैं। रोहन को मैसी की पिछली चेतावनी याद आ गई। उसने बेबसी से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी लौट जाना चाहिए। आज मैं पास हो जाऊंगा। वैसे भी मैसी ने मुझे चेतावनी दी थी कि दिन ढलने से पहले ही वापस चला जाऊं।
रोहित ने जल्दी से कहा, रोहन तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ जा रहे हैं? हे, मैं अभी तुम्हारी आंखें खोलने के लिए तुम्हें ले आया हूँ। हाल ही में, मेरा एक परिचित कुछ नई प्राचीन वस्तुएं लाया है। गुट और मैं उन्हें देखना चाहते हैं। सिर्फ प्राचीन वस्तुएं? रोहन थोड़ा हिचकिचाया। जरूर, चलो चलें। रोहन ने आखिरकार सिर हिलाया और एंसन और गुट से कहा, ऊपर आओ। मॉस हमें वहां भेज देगा। रोहित ने तिरस्कार से कहा, इसके साथ वहां रहना यातना है। चलो गुट की गाड़ी ले लेते हैं। रोहन ने अपना सिर उठाया। एक शानदार दिखने वाली गाड़ी, जिस पर फर की एक परत चढ़ी थी और जिसे 4 घोड़े खींच रहे थे, उनके सामने आ गई। रोहन ने दोनों गाड़ियों की तुलना की और एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। फिर उसने सिर हिलाया और मॉस से कहा, मॉस, मैसी को चच से ले आओ। इतनी ठंड में गाड़ी में बैठना ज्यादा आरामदायक है। युवा मास्टर रोहन, तो आप वापस कैसे आ रहे हैं? मोहन ने रोहित और गुट की ओर देखा, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। गुट ने हाथ हिलाया, मैं यंग मास्टर रोहन को वापस भेज दूंगा। मोहन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी चर्च की ओर मोड़ दी। रोहन और उसके साथी गुट की आलीशान गाड़ी में सवार होकर धीरे धीरे चल दिए। अध्याय 8, राहत मूर्तिकला। अनुवादक, यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। गाड़ी की सीटें मुलायम फर से ढकी हुई थीं। इस ठंड में फर से एक गर्माहट सी महसूस हो रही थी। हालांकि रोहन को इस दुनिया में कीमतों का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे पता था कि जिस फर पर वह बैठा है, उसकी कीमत वाकई बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि रोहन, जो एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, को भी कहना पड़ा, कितना शानदार। यद्यपि कुलीनों का सामाजिक दर्जा ऊंचा था, फिर भी धन के मामले में यादव परिवार डिग्लैंड परिवार से बहुत पीछे था, क्योंकि उसकी आय केवल कर संग्रह से आती थी। जैसी कि उम्मीद थी, वैसा ही हुआ। आलीशान गाड़ी में आरामदायक सीटें थीं। ज्यादा इंतजार किए बिना वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए और गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। ठीक है, चलो नीचे उतरें। रोहित उसे नीचे ले जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसके बाद वे एक छोटी सी दुकान में दाखिल हुए। दुकान खाली लग रही थी क्योंकि अलमारियों पर बस कुछ ही सामान रखा था। रोहन इस जगह से वाकिफ नहीं था। हालांकि वह उलझन में था, इसलिए उसने जोर से कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह हैंसन और गुट का बहुत ध्यान से पीछा करता रहा। रोहित और गुट को आसपास का रास्ता मालूम था। दोनों सीधे काउंटर की तरफ बढ़े, जहां एक युवती अजीबोगरीब पोशाक पहने खड़ी थी। रोहित और गुट को देखते ही वह उन पर मुस्कुरा दी। यंग मास्टर रोहित और यंग मास्टर गुट। वह युवा लड़की स्पष्टतः रोहित और गुट को जानती थी। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे बॉस ने हाल ही में कुछ नया सामान मंगवाया है। रोहित ने अपने हाथ रगड़े और लड़की से पूछा। हाँ, मेरे बॉस कुछ नया सामान लाए हैं। कुछ बेहतरीन क्वालिटी के हैं। मुझे यकीन है कि यंग मास्टर रोहित और यंग मास्टर गुट उनसे संतुष्ट होंगे, उस युवती ने काउंटर के नीचे कुछ दबाते हुए कहा। इसके बाद उनके सामने की एक दीवार घूमने लगी, जिसके नीचे एक अंधेरा रास्ता दिखाई देने लगा। लिनी, मुझे देखने दो कि क्या तुम हाल ही में बड़ी हुई हो। गुट लिनी नाम की इस लड़की के ठीक सामने आया और अपना मोटा हाथ बढ़ाया। उसने लड़की के स्तन तक हाथ पहुंचाया और उसे पकड़ लिया। मोटी, चलो चलें। जब रोहित ने देखा कि गुट पीछे छूट रहा है तो वह जल्दी से चिल्लाया। हे, आ रहा हूं। गुट ने अपने मोटे हाथ निकाले और एक चमकदार सोने का सिक्का लिनी के हाथों में फेंक दिया। इसके बाद वह रोहित के नक्शे कदम पर चलते हुए अंधेरी गली में चला गया। शुरुआत में रास्ता थोड़ा अंधेरा था। हालांकि थोड़ी देर बाद एक तेज रोशनी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि रास्ते के दोनों ओर रोशनी के लिए मोमबत्तियां जलाई गई थीं। रोहन ने आंखें मूंद कर देखा कि रास्ता नीचे की ओर जा रहा था। वे जमीन में लगभग 8 फीट गहरे धंस चुके थे। लगता है ये रास्ता बहुत गहरा खोदा गया है। लगभग 100 मीटर चलने के बाद आखिरकार उन्हें कोई आवाज सुनाई दी। किसी विस्मय के साथ रोहित ने अपनी गति बढ़ा दी और जल्द ही वे गलियारे से बाहर निकल गए। उसके अंत में एक बहुत ही चौड़ा हॉल था, लगभग 2 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन सभी 2-3 के समूहों में खड़े थे। वे हॉल में पड़ी प्राचीन वस्तुओं पर चर्चा कर रहे थे। निश्चित रूप से ये वह स्थान था जहां रोहित और गुट आना चाहते थे। रोहित हॉल में पहुंचे, उनकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं। तभी काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके पास आया। यंग मास्टर एंसन, यंग मास्टर गुट, आज आप थोड़ा लेट हो गए। रोहित के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से पूछा, मिस्टर नाथन, क्या सभी अच्छे बिक गए हैं? अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, पर यह लगभग पूरा हो गया है। चलो चलें। मिस कैरिस अभी नया सामान देख रही हैं। ओह, मिस कैरिस यहाँ हैं। गुट के मोटे चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान आ गई। अभी अभी आए हैं। थोड़ी देर बाद अधेड़ उम्र का वह आदमी रोहन और उसके साथियों को एक शांत कमरे में ले आया। उस छोटे से कमरे में लगभग 5 युवा आपस में कुछ बुदा रहे थे और अलमारियों पर रखी कुछ प्राचीन वस्तुओं को घेरे हुए थे। हाय, मिस कैरिस, आप बहुत तेज हैं। जैसे ही रोहित ने कमरे में कदम रखा, उसने हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला का स्वागत किया जिसके बाल छोटे, सुनहरे थे।
गुड तेजी से उसके पास गया और कैरिस को घूरने लगा। कैरिस ने थोड़ा सा मुंह बनाया और जब उसने रोहित की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक सख्त मुस्कान आ गई। रोहित, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए हो। इन नए कपड़ों को देखो, इनकी क्वालिटी भी खराब नहीं है। कैरिस की नज़र मरोहन पर पड़ी, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। वह भी प्राचीन वस्तुओं की बेहद दीवानी लग रही थी। एंसन सीधे शेल्फ की ओर बढ़ा। वहां हथेली के आकार का एक सफेद जेड पत्थर था जिस पर एक अजीब सी आकृति उकेरी गई थी। उस आकृति का सिर मछली का और शरीर इंसान का था। वह एक अजीब सी मुद्रा भी बना रही थी, मानो मुंह से पानी उगल रही हो। वहां कुछ भयानक राक्षस भी थे जिनके पूरे शरीर पर कांटे लगे हुए थे। वे लोहे के चाबुक लिए हुए थे और अजीबोगरीब कपड़े पहने कुछ लोगों पर चाबुक चला रहे थे। ये चित्र और नक्काशी की शैलियां रोहन जैसे बाहरी लोगों के लिए बेहद अजीब थीं। तस्क, ये सभी मोल्टा साम्राज्य के समय की प्राचीन वस्तुएं हैं। रोहित को प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी थी। एक नज़र में ही वह इन प्राचीन वस्तुओं की पृष्ठभूमि समझ सकता था। कैरिस अपने हाथ में एक पीला सा जेड रत्न पकड़े हुए थी। उस पर एक राक्षस की आकृति भी उकेरी गई थी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए रोहित से पूछा, रोहित, ये प्राचीन वस्तु वाकई अनोखी है। डिजाइन तो देखो, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इसकी सामग्री और नक्काशी की शैली तो देखो। ये निश्चित रूप से मोल्टा साम्राज्य के जमाने की है। मुझे इस पर पूरा यकीन है। एंसन भी भौहें चढ़ाए, जाहिरा तौर पर भ्रमित थे। तभी अधेड़ उम्र के नाथन बोले, ये नए अवशेष मोल्टा साम्राज्य के समय के खंडहरों से हैं। हमें वहां जो भी चीजें मिली वे सभी अनोखी हैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि ये सभी मोल्टा साम्राज्य के समय की हैं। रोहित ने भी अलमारियों के सामने कुछ बेपरवाह नजरें दौड़ाईं। उसे प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बातचीत में शामिल नहीं हो सका। ये प्राचीन वस्तुएं अजीब जरूर लग रही थीं, लेकिन उसकी नज़र में उनमें कोई सौंदर्यबोध नहीं था, बल्कि उन्हें देखकर उसे असहजता महसूस हो रही थी। अलमारियों पर रखी ज्यादातर चीजें जेड की बनी थीं। ये वाकई मोल्टा साम्राज्य की शैली से मेल खाती थी। रोहन ने वस्तुओं को देखना जारी रखा। सबसे निचली शेल्फ पर एक छिपे हुए कोने में मलिन को एक टूटी हुई उभरी हुई मूर्ति का एक टुकड़ा दिखाई दिया। हाँ, वही उभरी हुई मूर्ति। जाहिर है, उसे जबरदस्ती इमारत से गिरा दिया गया था। यह उभरी हुई मूर्ति केवल एक हथेली के आकार की थी। इसकी नक्काशी एक नग्न व्यक्ति को दर्शाती थी जो बेहद अजीब मुद्रा में फर्श पर बैठा था। रोहन ने इस उभरी हुई मूर्ति को हल्के से उठाया और उस पर बने पैटर्न को घूरने लगा। अचानक रोहन को अपनी दुनिया हिलती हुई महसूस हुई। उसके हाथों में उभरी हुई मूर्ति मानो जीवंत हो गई हो और उस पर बना नंगा आदमी कदम दर कदम बेहद अजीब मुद्रा में चल रहा हो। रोहन सदमे में था और उसके सामने की छवि तुरंत गायब हो गई। वह अभी भी उस अजीबोगरीब उभरी हुई मूर्ति को पकड़े हुए था और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हिल नहीं रहा था। क्या मैं अभी कल्पना कर रहा था? एक भ्रम। रोहन अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं पाया, फिर उस उभरी हुई मूर्ति को फिर से गौर से देखने लगा, खासकर उस पर बने पैटर्न को। धीरे धीरे जो छवि उसने देखी थी वह फिर से प्रकट हो गई और उभरी हुई मूर्ति जीवंत हो उठी। उस पर नंगा आदमी बेहद धीमी गति से अजीब हरकतें कर रहा था। रोहन, तुम क्या कर रहे हो? ठीक इसी समय रोहन को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पकड़ रखी है। वह तुरंत होश में आया और पाया कि रोहित उसे पकड़े हुए है। इस समय हर कोई अजीब नजरों से रोहन को देख रहा था। सबने देखा कि एंसन के साथ आए मलिन के चेहरे के भाव बदल रहे थे जैसे ही उसने वह उभरी हुई मूर्ति पकड़ी। उसका शरीर ऐसे हिल रहा था मानो वह किसी भी क्षण बेहोश हो जाएगा। यह उभरी हुई मूर्ति, क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है? रोहन ने जल्दी से यह उभरी हुई मूर्ति एंसन को दे दी। यह कोई संयोग नहीं था कि ये भ्रम लगातार 2 बार दिखाई दिए। इस उभरी हुई मूर्ति में जरूर कुछ गड़बड़ है। रोहित ने उभरी हुई मूर्ति को गौर से देखा, फिर सिर हिलाया। यह उभरी हुई मूर्ति बहुत ही सुंदर है। ये भी मोल्टा साम्राज्य के समय की है, लेकिन अधूरी लग रही थी। और तो और, यहाँ इस तरह की एक से ज्यादा उभरी हुई मूर्तियां होनी चाहिए। क्या आपको ये पसंद आए? रोहन इस दौरान एंसन को देख रहा था और उसे रोहित बिल्कुल सामान्य लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, बस इतना ही? तुम्हें इसमें कुछ खास नहीं लगा? विशेष? रोहित ने उसे फिर ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। इसकी डिजाइन अनोखी है। मुझे सिर्फ मोल्टा साम्राज्य के जेड उत्पाद पसंद हैं। मुझे यह उभरी हुई मूर्ति ज्यादा पसंद नहीं। ऐसा कहने के बाद रोहित ने ये राहत मूर्ति वापस रोहन को सौंप दी। पहले की घबराहट का अनुभव करने के बाद रोहन अब तक पूरी तरह शांत हो चुका था। उसे साफ पता था कि ये कोई भ्रम नहीं था, बल्कि यहाँ मौजूद लोगों को उसके अलावा इस उभरी हुई मूर्ति में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल मुझे ही ये दर्शन हुआ हो? रोहन उस उभरी हुई मूर्ति से खेलता रहा। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जाहिर था कि उस उभरी हुई मूर्ति में कुछ गड़बड़ थी। श्रीनाथन, इस उभरी हुई मूर्ति की कीमत कितनी है? रोहन इसे खरीदना चाहता था और वापस जाने पर इसका गहन अध्ययन करना चाहता था। नाथन ने रोहित की ओर देखा और मुस्कुराया, युवा मास्टर रोहित, ये
रोहित ने जवाब देना शुरू भी नहीं किया था कि गुट ने मलिन को थपथपाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हे मिस्टर नाथन, ये रोहन यादव है। नाथन की आंखें तुरंत चमक उठीं। भले ही उसने रोहन को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यादव का नाम तो कुछ ज्यादा ही आकर्षक था। ब्लैकवाटर सिटी में बस कुछ ही कुलीन परिवार थे। नाथन इस बारे में और कुछ स्पष्ट नहीं कर सकता था। ओह, मैं समझ गया, ये यंग मास्टर रोहित है। अगर यंग मास्टर रोहन को ये पसंद आया, तो हम सिर्फ इस उभरी हुई मूर्ति की कीमत लेंगे। 10 सोने के सिक्के। रोहित रोहन के कानों के पास आया और धीरे से बोला, बहुत बढ़िया। 10 सोने के सिक्के, उचित दाम। अगर तुम्हें सचमुच यह उभरी हुई मूर्ति पसंद है, तो तुम इसे खरीद सकते हो। रोहन को स्वाभाविक रूप से रोहित की बात पर यकीन हो गया, इसलिए उसने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी जेब से 10 सोने के सिक्के निकाले और यह अनोखी उभरी हुई मूर्ति खरीद ली। अध्याय 9, भ्रम। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। उस अजीबोगरीब उभरी हुई मूर्ति को पकड़े हुए रोहित ने उसे दोबारा गौर से नहीं देखा। ये सोचना भी अजीब था कि इससे कोई भ्रम हो सकता है। उसने सोचा कि घर सुरक्षित लौटने के बाद ही इसका अध्ययन करना बेहतर होगा। रोहित ने हथेली के आकार का एक जेड उत्पाद चुना, लेकिन नाथन ने उसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राओं तक बताई। हालांकि रोहित एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, फिर भी उसके पहले उसके 2 भाई थे। वह एक महीने में 30 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। 100 स्वर्ण मुद्राएं उसकी जरूरत से ज्यादा थीं। इस प्रकार रोहित उसे केवल अफसोस के साथ छोड़ सकता था। इस बीच कैरिस ने एक जेड कंगन चुना, लेकिन उसकी कीमत उससे भी ज्यादा थी, 120 स्वर्ण मुद्राएं। मोल्टा साम्राज्य के उत्तम जेड आभूषण कुलीनों के बीच प्रचलन में थे, इसलिए नाथन को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह कीमत के कारण उसे बेच नहीं पाएगा। कैरिस ने अपने दाहिने हाथ में एक पन्ना जड़ित बाली और एक जेड कंगन पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जेड के आभूषण बहुत पसंद थे। भले ही इस जेड कंगन की कीमत 100 सोने के सिक्कों से ज्यादा थी, फिर भी उसने इसे दांत पीसते हुए खरीदा। गुट उसके पास गया और कैरिस के लिए ब्रेसलेट खरीदने की पेशकश की। ये स्पष्ट था कि मोटा गुट कैरिस को सचमुच पसंद करता था। हालांकि उसने बिना ज्यादा सोचे समझे प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे गुट निराश हो गया। अरे मोटे, कैरिस तो चला गया, तुम अभी भी क्या देख रहे हो? उसकी निराश मुद्रा देखकर रोहित चुपके से हंस पड़ा। रोहित, ये मिस्टर नाथन कौन है? उनकी प्राचीन वस्तुएं जाहिर तौर पर किसी संदिग्ध स्रोत से आती हैं। हालांकि वो ये काम बड़ी ही सावधानी से करते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है कि रक्षा विभाग को पता न हो। उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? रोहन ने धीमी आवाज में पूछा। हे, डिफेंस ट्रूप यहाँ क्यों आएगा? मिस्टर नाथन ही तो सामने वाले अकेले इंसान हैं, इस जगह का बॉस। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहन को हैरानी हुई, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया। अगर नाथन ने का जवाब दिया होता, तो स्वाभाविक रूप से रक्षा दल इस जगह की जांच नहीं करता। ब्लैकवाटर सिटी में सर्वोच्च पदवी प्राप्त कुलीन केवल बैरन ही होता था। पर ऑगस्टिन परिवार का कठोर नियंत्रण था। हालांकि वह भी एक बैरन था, फिर भी शहर में उसका प्रभाव सबसे ज्यादा था। सामान्य परिस्थितियों में ब्लैकवाटर सिटी के कुलीनों का दर्जा ऑगस्टिन परिवार से थोड़ा कम होता। ठीक उसी तरह जैसे रक्षा दल, हालांकि यह शहर के लिए था, ये ऑगस्टिन परिवार का निजी दल था। वे गलियारे से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे उनकी हड्डियां जम गईं। देखो, बर्फ पड़ रही है, रोहित चिल्लाया। रोहन ने आंखें सिकोड़कर आसमान की ओर देखा। जैसी कि उम्मीद थी, पहले की ठंडी बारिश की बूंदें अब सफेद बर्फ में बदल गई थीं। सितंबर में बर्फ, यह मौसम असामान्य था। बहुत ठंड है, चलो जल्दी से घर चलते हैं। धिक्कार है, सितंबर में बर्फ पड़ रही है। ठीक है रोहन यादव, मैं तुम्हें पहले यादव कैसल वापस भेज दूंगा। फैटी गुड ने अपना कोट करीब खींचा और बिजली की गति से अपनी गाड़ी में कूद गया। गाड़ी धीरे धीरे विल्सन कैसल के सामने रुकी। मलिंग गाड़ी से उतरा। कश्मीरी कोट पहने होने के बावजूद उसे अभी भी ठंड लग रही थी। रोहन, कल मिलते हैं। लानत है इस मौसम पर। रोहित और गुड ने रोहन को अलविदा कहा। गाड़ी को दूर जाते देख रोहन महल में चला गया। जैसे ही रोहन ने महल में प्रवेश किया, उसने राहत की सांस ली। उसने देखा कि नौकरानियां चूल्हे पर आग जला रही थीं, इसलिए घर गर्म था। उसने अपना कोट उतारा और उस पर से बर्फ हल्के से थपथपाए। राहत मूर्तिकला। रोहन की नजर उस उभरी हुई मूर्ति पर पड़ी जो उसके कोट में लगी हुई थी। इधर उधर देखने और ये देखकर कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वह सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद मलिन ने अपने कोट से उभरी हुई मूर्ति निकाली। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। रोहन ने अपनी आंखें हल्के से रगड़ी, फिर अपना ध्यान उस उभरी हुई मूर्ति पर केंद्रित किया। फिर उसने उस पर बने पैटर्न को ऊपर से नीचे तक घूरा। सिर, पूरी उभरी हुई मूर्ति थोड़ी हिली, तभी उसे फिर से वही जानी पहचानी अनुभूति हुई। रोहन को लगा जैसे दुनिया हिल रही है और उभरी हुई मूर्ति पर बना नंगा आदमी जिंदा हो गया है। रोहन की आंखों के सामने ही वह एक बेहद अजीब हरकत करने लगा।
ये हरकतें जटिल थीं और इंसान के शरीर को लगभग उसकी सीमा तक खींच रही थीं। रोहन को लगा कि उसका शरीर उस नग्न आदमी की हरकतों की नकल करने लगा है। ये दुखदायक है। रोहन चीखे बिना नहीं रह सका। इस क्षण मलिन को होश आया और उसे एहसास हुआ कि वह अब जमीन पर पड़ा है। राहत की मूर्ति जमीन पर गिर गई थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह टूटी नहीं। रोहन एक बेहद अजीब लेकिन जटिल मुद्रा में था। रोहन तुरंत खड़ा हो गया और अपने कृत्य के बारे में सोचते हुए पसीने से तरबतर हो गया। इस उभरी हुई मूर्ति में कुछ गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। रोहन अभी भी घबराया हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस उभरी हुई मूर्ति को देखे। अपने शरीर पर नियंत्रण न होने का एहसास उसे डरा रहा था और उसे सोचकर ही सिहरन हो रही थी। यह उभरी हुई मूर्ति वाकई अजीब थी। आधे घंटे बाद रोहन ने उसकी घबराहट पूरी तरह शांत कर दी। हालांकि उसने उस उभरी हुई मूर्ति को दोबारा नहीं देखा, लेकिन उसने उस अजीब मुद्रा को अपने मन में पूरी तरह से नोट कर लिया था। इस मुद्रा का क्या उपयोग है? रोहन ने सोचा। उसे अब भी लग रहा था कि उसे उस जटिल मुद्रा को पूरी तरह होश में आने पर दोहराने की कोशिश करनी चाहिए थी। मानो ये हरकत रोहन को अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग रही थी। ये चाल जटिल थी। इसके लिए व्यक्ति को इसे धीरे धीरे, चरणबद्ध तरीके से करना था। रोहन भाग्यशाली था कि उसे यह चाल याद थी, इसलिए ज्यादा समय न लगाते हुए वह इसे पूरी तरह से अंजाम दे पाया। इस बार रोहन किसी मदहोशी में नहीं था, वह पूरी तरह होश में था। वह इस मुद्रा की खासियत को ध्यान से महसूस कर सकता था। पहले मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, लेकिन अब मुझे गर्मी लग रही है। मेरी मांसपेशियां भी कसी हुई लग रही हैं। रोहन ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। आधे घंटे तक इसी मुद्रा में रहने के बाद रोहन को अपने शरीर में कोई गड़बड़ी महसूस नहीं हुई। बस उसकी मांसपेशियां अकड़ गई थीं। समय के साथ यह और भी स्पष्ट होता गया और ऐसा लगा जैसे कुछ हलचल हो रही हो। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा। रोहन इस अजीब सी अनुभूति का अनुभव करते हुए मानो पूरी तरह से इस मुद्रा में खो गया हो। बैंग बैंग बैंग। अचानक दरवाजे से जोर जोर से दस्तक की आवाज आई। रोहन, तुम कमरे में छिपकर क्या कर रहे हो? रोहन शोर सुनकर हैरान रह गया। ये मैसी थी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि इस समय आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। मैसी उलझन में रोहन को घूर रही थी, तभी पसीने की गंध उसके कानों में पड़ी। उसने देखा कि रोहन पसीने से भीगा हुआ था। रोहन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? रोहन ने यह भी देखा कि वह पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके शरीर में एक प्रकार की गर्माहट और स्फूर्ति थी, तथा उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। कुछ नहीं, अंधेरा हो गया है ना? मैं अभी नीचे जाऊंगा। मैसी अभी भी कमरे में झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन दरवाजे पर ही खड़ा था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बस अपनी नाक ढकी और कहा, लूसिया तुम्हारे लिए गर्म पानी तैयार कर दे। नीचे जाने से पहले तुम नहा लेना। रोहन ने सिर हिलाकर सहमति जताई कि यह बदबू बेशक बहुत ज्यादा है। वह खुद भी इस गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद लूसिया ने बाथटब में गर्म पानी तैयार कर दिया। रोहन ने अपने भीगे हुए कपड़े उतारे और बाथटब में कूद पड़ा। गर्म पानी ने उसे खुशी से लगभग कराहने पर मजबूर कर दिया। रोहन बिना कोई मांसपेशी हिलाए खुद को बाथटब में भिगो रहा था। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसकी आंखें कमरे की छत पर एकाग्र नहीं थीं। अध्याय 10, जनरल प्रैट। अनुवादक, यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। गर्म पानी में भीगते हुए रोहन यादव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सोने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कर रहा था। ज्यादा ताकत। मेरा शरीर आराम महसूस कर रहा है, लेकिन मेरे अंगों में ऐसे दर्द हो रहा है जैसे मैंने कोई जोरदार खेल खेला हो। क्या ये उस अजीब मुद्रा का असर है? रोहन ने अपनी मुट्ठी कस ली, जबकि उसकी त्वचा के नीचे की नसें फूल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत बढ़ गई है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था। पहले जो पसीना आ रहा था, वह ऐसा था मानो उसने कोई जोरदार खेल खेला हो, लेकिन मलिन को साफ पता था कि वह बस उभरी हुई मूर्ति की अजीब मुद्रा बनाए हुए था। कुल मिलाकर उस मुद्रा से रोहन के शरीर का अच्छा विकास हुआ, हालांकि उस उभरी हुई मूर्ति की पृष्ठभूमि ठीक से ज्ञात नहीं थी। हालांकि चूंकि यह अद्भुत प्रभाव था, इसलिए रोहन के लिए इस अभ्यास को बंद करने का कोई कारण नहीं था। पसीने की बदबू से बचने के लिए मलिन थोड़ी देर बाथटब में भीगा। फिर वह उठा और कपड़े पहने। जब उसने मेज पर रखी उभरी हुई मूर्ति देखी, तो मलिन ने कुछ देर उसके बारे में सोचा और उस उभरी हुई मूर्ति पर बने पैटर्न को सहलाया। रोहन के मन में वह मुद्रा अंकित हो गई थी, इसलिए उस उभरी हुई मूर्ति का अब कोई मतलब नहीं रहा। फिर उसने उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया और नीचे चला गया। खाने की मेज के सामने मैसी अपने बाएं हाथ से अपना जबड़ा पकड़े हुए थी और उसका दायां हाथ बोरियत से मेज पर बेतरतीब ढंग से चित्र बना रहा था। बटलर एक तरफ खड़ा था। रोहन को देखते ही उसने थोड़ा झुककर सम्मानपूर्वक कहा, यंग मास्टर रोहन, खाना तैयार है। ठीक है, इंतजार के लिए माफ कीजिए। रोहन बहुत खुश था, इसलिए उसकी भूख भी अच्छी थी। ग्रिल्ड डिगोट का एक बड़ा हिस्सा और एक गिलास दूध मिलने के बाद उसने तुरंत अपनी ठंडक दूर कर ली।
उसे पूरी तरह से गर्मी और बेहद आराम महसूस हो रहा था। रोहन ने अपना कश्मीरी कोट थोड़ा सा खोला और कुर्सी पर टिक गया। अपनी तिरछी नजरों से उसने बाहर आसमान में तैरते बर्फ के टुकड़े देखे। बहुत ठंड है। मुझे आश्चर्य है कि अब पिताजी कैसे होंगे। मैसी भी खाना खा चुकी थी। उसने बाहर पड़ी बर्फ को देखकर चिंता से कहा। बूढ़ा यादव अपनी जमीन पर कर वसूलने जाता था और आमतौर पर इसमें 3 से 5 दिन लगते थे। अब समय आ गया था कि बूढ़ा यादव वापस आए। कयामत, कयामत, कयामत। अचानक मुख्य द्वार से जोरदार दस्तक की आवाज आई। रोहन और मैसी ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा। इतनी देर रात महल में कौन आएगा? बटलर ने जल्दी से दरवाजा खोला और ठंडी हवा का एक झोंका तुरंत घर में घुस आया। बर्फीली हवा के बीच यादव के चेहरे के भाव बदल गए। उसे हवा में खून की एक गहरी गंध महसूस हुई। जनरल प्रैट, क्या बात है? बटलर आश्चर्य से चिल्लाया। दरवाजे के बाहर खड़ा व्यक्ति और यादव के बगल में गार्डों का जनरल था। बटलर की बात सुनकर यादव के मन में तुरंत प्रैट की याद कौंध गई। प्रैट महल और यादव परिवार की जमीन के सभी शूरवीरों का नेतृत्व करता था। ओल्ड यादव को छोड़कर उस जमीन पर सबसे ज्यादा ताकत और प्रभाव उसी का था। वह ओल्ड यादव का दाहिना हाथ था, इसलिए रोहन को भी उसे चाचा कहना पड़ता था। अंकल प्रात, आप वापस क्यों आ गए? क्या पापा भी जल्दी आ गए? मैसी तुरंत खड़ी हुई और उत्साहित होकर पूछा। प्रैट बूढ़े विल्सन के पीछे पीछे उसकी जमीन पर कर वसूलने गया था। चूंकि प्रैट अब वापस आ गया है, तो बूढ़ा यादव भी वापस आ गया होगा। हालांकि प्रैट ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीमी आवाज में बोला, सर बैरन अभी तक वापस नहीं आए हैं। लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। क्या बूढ़े विल्सन को कुछ हो गया है? बाहर ठंड है, अंदर आओ और बात करो। बटलर ने जल्दी से प्रैट को अंदर आने दिया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। ठंडी हवा तुरंत थम गई और घर में फिर से गर्मी आ गई। रोहन ने अब प्रैट को गौर से देखा। प्रैट लंबा और मजबूत था, उसने चांदी जैसा सफेद कवच पहना हुआ था। उसके भूरे भूरे छोटे बाल बिखरे हुए थे और उन पर सफेद बर्फ बिखरी हुई थी। हालांकि प्रैट का सफेद कवच ताजा खून से सना हुआ था। उसकी विशाल तलवार पर भी कुछ छेद थे। जाहिर है उसने किसी भीषण युद्ध में हिस्सा लिया था। अंकल प्रात, आपको क्या हुआ? पापा कहाँ हैं? प्रैट मुस्कुराया। हे, सर बैरन तो सुरक्षित हैं। लेकिन जमीन की ओर जाते हुए हमें चोरों का एक छोटा सा समूह मिला। बस इतना ही। सर बैरन ने हमें इन चोरों से पीछा छुड़ाने का आदेश दिया। सर बैरन को डर था कि कहीं वे वापस आकर जमीन को खतरे में न डाल दें, इसलिए उन्होंने मुझे महल से 100 भारी भरकम कवचधारी शूरवीरों को लाने के लिए वापस जाने की इजाजत दी। रोहन थोड़ा निश्चिंत हो गया। चोरियां कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन बूढ़ा यादव युद्धभूमि से लौटा था। वह पहले से ही मारकाट और युद्ध का आदी था। उसके पास इन चोरों से निपटने के बेहतर तरीके थे। इसके अलावा ओल्ड यादव ने भारी भरकम कवचधारी शूरवीरों की एक टुकड़ी को प्रशिक्षित किया था, जिनकी कुल संख्या 150 थी। उन्हें किले की सबसे शक्तिशाली सेना माना जा सकता था। अंकल प्रात, महल अब भी बहुत शांत है। इसकी सुरक्षा के लिए इतने भारी कवचधारी शूरवीरों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको पिताजी और जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी 150 भारी कवचधारी शूरवीरों को यहां से ले जाना चाहिए। प्रैट थोड़ा हिचकिचाया और आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, चलो, यंग मास्टर रोहन के कहे अनुसार करते हैं। मैं सभी 150 भारी बख्तरबंद शूरवीरों को ले आऊंगा। निश्चिंत रहो, यंग मास्टर रोहन, उन चोरों की कोई चिंता नहीं है। जब मैं सर बैरन का पीछा कर रहा था, तब मैंने उन अनगिनत पूर्वी लोगों को मार गिराया था। इन चोरों की तो तुलना भी नहीं की जा सकती। प्रैट ने हंसते हुए कहा, जाहिर है उसे खुद पर पूरा भरोसा था। वह भी उस समय ओल्ड यादव के साथ चल रहे सैनिकों में से एक था। उसने पूर्वी लोगों के खिलाफ क्रूर युद्ध का अनुभव किया था। उसके बाद ओल्ड यादव को राज्य द्वारा कुलीन पदवी दी गई और वह प्रैट को वापस ले आया। ओल्ड यादव की तुलना में प्रैट एक सामान्य सैनिक जैसा था, युद्ध प्रेमी, वफादार और निर्णायक, लेकिन साथ ही क्रूर और खुआंखार भी। महल में कई नौकर जनरल प्रैट से डरते थे। अंकल प्रात, आपने कुछ खाया नहीं है ना? इस ठंड में आपकी यात्रा बहुत कष्टदायक रही। अभी भी आधा ग्रिल्ड मटन बचा है। आइए और खा लीजिए। प्रैट को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। वह एक दिन और एक रात बर्फ में दौड़ता हुआ आया था। उसे भूख तो लग ही रही थी, इसलिए उसने मेज पर रखा भुना हुआ मटन उठाया और चट कर गया। हालांकि प्रैट ने आराम करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। उसने जल्द ही किले में 150 भारी भरकम कवचधारी शूरवीरों को इकट्ठा किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। शूरवीरों को महल से जाते देख मलिन की भौहें नहीं उतरी। उसने बटलर से पूछा, ब्लैकवाटर सिटी हमेशा से सुरक्षित रही है। अचानक चोर क्यों आ गए? अंकल प्रैट को भी देखो। ये चोर कमजोर नहीं हैं, वरना पिताजी अंकल प्रैट को भारी भरकम कवचधारी शूरवीरों को लाने ही नहीं देते। बटलर ने रोहन की ओर देखा और झिझकते हुए कहा, ब्लैकवाटर सिटी पहले सुरक्षित हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारणों से ये चोर इधर उधर घूम रहे हैं। उन्होंने ब्लैकवाटर सिटी के आसपास के कुछ कस्बों पर हमला किया है। रक्षा दल के शूरवीरों को कई बार भेजा गया है, लेकिन वे उन चोरों को कभी नहीं पकड़ पाए।
लेकिन निश्चिंत रहें, युवा स्वामी। सर बैरन के पास 150 शूरवीर हैं। अपने देश के शूरवीरों के साथ इन चोरों से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रोहन ने हल्के से सिर हिलाया। ओल्ड यादव के होते तो जमीन जरूर ठीक होती। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और मेरे सुपर टॉप नॉवेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।